वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व मैनेजमेंट अकाउंटिंग का दिसंबर 24 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप चाहते हैं कि आप ये वाला पूरा सॉल्व किया हुआ मेरे हैंड रिटन वाला डाउनलोड कर ले तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जाना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप टाइप करके जा सकते हैं। तीन इंपॉर्टेंट बात है बिफोर आई बिगिन। ये पेपर सॉल्विंग वीडियो बहुत ही काम का होता है टू गिव यू द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम पेपर सेटर। वो कैसे सोचता है वो आपको पता चलेगा, वो कहाँ पर क्या क्वेश्चन डालते हैं, क्या ट्विस्ट डालते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा। और वो अपने से भी देखा जा सकता है, बट मेरे साथ देखने का फ़ायदा ये कि आपको उसको में एक थर्ड आई व्यू मिलेगा कि एग्ज़ाम पेपर सेटर क्या सोच के क्या चीज़ डाला होगा। सेकेंडली, फ्यूचर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, आने वाले एग्ज़ाम में जो बैठने वाले हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एग्ज़ाम टर्म, उनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। थर्डली, सॉल्व करके अगर आप एक बार आते हो तो इसका असली प्रसाद आपको मिल जाता है, वरना क्या होगा कि बस एक देखा देखा हुआ काम होगा। वैसे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बट स्टिल द बेस्ट benefit of watching this video will only come if you have solved the paper yourself once and then coming and watching this video with me, right? तो चलिए अब अपने शुरू करते हैं। ये पेपर जो है ना, इसका हम लोग जो स्टैंडर्ड है वो मानेंगे एवरेज। वी विल कंसिडर दिस एज एन एवरेज पेपर। दिस इज एन एवरेज पेपर, नॉट सो इजी, नॉट सो हार्ड। तो लेट्स स्टार्ट विथ एमसीक्यू पोर्शन नाउ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Dash criteria are set of standards for companies' behavior used by socially conscious investors to screen potential investments. तो सोशल क्राइटेरिया जो हो गया, जैसे जस्ट इन टाइम, एएमटी क्या है मेरे को मालूम नहीं है, ईएसजी, ईएसजी इज इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंड गवर्नेंस, तो ये सोशल क्राइटेरिया है। तो ये वाला ही मेन इसमें मैच हो रहा है। एबीसी इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जिसको सोशल से कोई लेना देना नहीं है। फिर सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है, कंपनी है एसबी लिमिटेड जो 10,000 और 15,000 एस और आर बनाया है, टोटल कॉस्ट इज 2 लाख, जिसको अपोर्शन किया जा रहा है दो एक्टिविटी में, मशीन आवर और लेबर आवर रिलेटेड, इन द रेशियो 3:2। सो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। मशीन आवर का और लेबर आवर का कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एस एंड आर आर कौन सा होगा वो आपको निकालना है। तो ये सब को कैसे करना है, टोटल कॉस्ट पहले स्प्लिट कर लो, 3:2 में बांटोगे तो 3/5 यानी 60%, 60% यानी 1,20,000, और यहाँ पे आ रहा है 80,000। फिर इसके बाद आएगा कॉस्ट। अगर टोटल आ गया तो देखो, अभी क्या है ना, इसमें कोई एस पर यूनिट निकालने के लिए एस का पर यूनिट कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो हम और इजी क्या कर सकते हैं, बस 1,20,000 को इस रेशियो में बांट देते हैं, दोनों में बढ़ जाएगा। कोई रेट वेट निकाल के देखने का दरकार नहीं है ना, कि रेट पर आवर निकाला और फिर किया। तो टोटल कॉस्ट 1,20 है, तो उसको 3:2 में अगर हम बांट दें, इंटू 3/5 किया तो कितना आ रहा है, 72। फिर 80,000 इंटू 5/8 किया तो कितना आ रहा है, 50,000। दोनों मिला के कितना है, 122। तो 72 डिवाइडेड बाई 72 प्लस 50 इज 122, तो 122 डिवाइडेड बाई 10,000 कर रहा है। तो देखो एक का आ गया पर यूनिट 12.2। क्वेश्चन में पर यूनिट पूछा था एस का, तो एस का निकाल के ही चेक करा तो 12.2 एक ही में, तो यही वाला आंसर होगा। आर का क्या चेक करना है, जैसे आप करना चाहते हो कर लो। थर्ड में आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉस्ट ड्राइवर ऑफ कस्टमर ऑर्डर प्रोसेसिंग एक्टिविटी। कॉमन सेंस है, सोचना पड़ेगा ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज होता होगा। नंबर ऑफ मशीन तो यूज नहीं होगा, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सप्लायर्स भी यूज नहीं होगा, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम असेंबली लाइन, फ्लो ऑफ प्रोडक्ट का ऑर्डर प्रोसेसिंग से कोई लेना नहीं है। तो ऑर्डर वैल्यू इज वन ऑफ द मेन ड्राइवर रिलेटिवली अमॉन्ग द ऑप्शंस गिवन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है मेसर्स जिम्ब्रा सोल्ड 65,000 यूनिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट एट 80 रुपीज पर यूनिट, पीवी रेशियो इज 20%, इट्स टोटल फिक्स कॉस्ट इज 640, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको निकालना है। तो इजी है, आपको अगर 80 पे प्राइस दिया हुआ है, पीवी रेशियो 20% है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा विच इज़ इक्वल टू 16 रुपीज़। फिर
हम लोग को सेल्स मालूम है, फिक्स कॉस्ट मालूम है, एमओएस निकालना है। तो एमओएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो कैसे भी कर सकते हैं आप। जैसे मैं ब्रेक इवन अगर निकालूँ यहाँ पे, तो फिक्स कॉस्ट मालूम है विच इज़ 640 डिवाइडेड बाई 16 करेंगे तो कितना आएगा, 640 बाई 16 40,000। 640 बाई 16 इज इक्वल टू 40,000। ठीक है, तो ये 40,000 अगर ब्रेक इवन है तो सेल्स माइनस ब्रेक इवन करके आप एमओएस निकाल सकते हैं। 65,000 माइनस 40,000 करा, कितना आ रहा है 25। तो 25,000 इज द आंसर। ये तो ईजी है, सॉल्व करने से आ जाएगा। फिर टू ऑब्टेन ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपी सेल वैल्यू फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बेसिक्स। फिर क्या बोल रहा है, मेसर्स लिमिटेड operates in single shift, standard production is 8 units per shift of 8 hours। स्टैंडर्ड बोल रहा है 8 यूनिट्स बनाने के लिए 8 आवर्स लगता है @200। एक्चुअल में क्या बोल रहा है, एक्चुअल में 5 यूनिट्स पर शिफ्ट है और कंपनी अलाउज 1 आवर लंच ब्रेक। अब देखो इसको लेके ना एक ट्विस्ट है यहाँ पर। 1 आवर लंच ब्रेक का क्या करना है, नॉर्मली हम लोग जब ऐसा सम्स करते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि इसका कुछ नहीं करना है बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल आइडल टाइम। तो हिसाब से मैं अपने तरह से सम करता तो मैं ये करता, मैं बोलता लंच ब्रेक टू बी इग्नोर्ड। ठीक है, लंच ब्रेक कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ नॉर्मल आइडल टाइम। तो नॉर्मल आइडल टाइम होने के कारण हम उसको आवर से हटाएंगे नहीं। तो उसके हिसाब से अगर हमको क्वेश्चन में बोल रहा है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है तो कैसे होगा, स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। सो स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना है, 8/8 इंटू 5, 5 माइनस 8 इंटू 200 दैट इज इक्वल टू 600 एडवर्स आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये है। बट अपने जो इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन आया है, इंस्टीट्यूट का सॉल्यूशन में 8 घंटा को 1 घंटा से कम कर दिया गया। तो ऐसे मैंने आंसर क्या बनाया, ऐसे मैंने आंसर बनाया कि जो 5 घंटा है माइनस आपको 8 घंटा नहीं लेना है, उधर लेना है 7 घंटा इंटू 200 करना है। तो ये 400 एडवर्स आ रहा है उधर। तो ये ICMI सजेस्ट कर रहा है। तो सर करना क्या एग्ज़ाम में, जो जिया जी बोलेंगे वो हम करेंगे, जीजू जो बोलेंगे वो हम करेंगे। तो आंसर इज डी। गलत है मेरे हिसाब से, तो गलत है। मैं होता तो मैं तो 600 करके आता और गलत खा जाता मैं, क्योंकि मेरा कंसेप्ट जो है ना वो बैड ही नहीं रहा कि आइडल टाइम माइनस करना है। अब नॉर्मल आइडल टाइम होता तो माइनस होता है, नॉर्मल माइनस थोड़ी ना होता है। फिर क्या बोल रहे हैं, चलो तो ऐसा क्वेश्चन को क्या ना दाग करके रखना पड़ेगा कि अगर ऐसा MCQ में आ गया तो अपन को यही करना है, तभी नंबर मिलेगा। यही होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसमें नेगोशिएटेड तो है, मार्केट बेस्ड भी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट इज नॉट कंसिडर्ड एज मेथड। Next state, what is the name given to a budget that has been prepared by re-evaluating activities and comparing the incremental cost of those with the incremental benefits? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते करते जो बजट बनाया जाता है उसका नाम है जीरो बेस बजट। तो ये है जीरो बेस बजट। इसमें बड़ा गजब वर्ड डाला इंक्रीमेंटल बजट, जो पढ़ाई नहीं किया है वो वर्ड इंक्रीमेंटल से इंक्रीमेंटल मैच करके आएगा और रॉन्ग कराएगा। फिर क्या बोल रहा है, WDV ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ मेसर्स वैनगार्ड as on 31st March 2024 is 22,50,000. On 1/7/2024, company sold an asset with WDV of 250 for 275. तो 250 का एसेट बेचा गया है ना, तो ठीक है बेच दिया, बहुत अच्छा किया। तो 250 का एसेट आपने WDV निकाल कर बेच दिया। ये नहीं लिखा है कि उसका WDV जो था वो 31 मार्च को 250 था। तो हम यही मान रहे हैं कि उसका WDV भी 250 ही था जिस दिन वो बेचा गया। तो आपको एडिशनली कोई डिप्रिसिएशन नहीं सोचना है, ठीक है। फॉर 275 हमने बेच दिया, तो 25,000 रुपया हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा वो कैपिटल गेन आ गया,
बट उसको अपने कुछ नहीं करेंगे। अदर इनकम इज़ 2 लाख, ROI निकालना है। तो ROI निकालने के लिए मेरे को नेट कैपिटल चाहिए, क्लोजिंग कैपिटल। तो ये अगर क्लोजिंग कैपिटल 20 लाख है तो ROI कैसे निकलेगा? 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 लाख, ROI इज 10%। फिर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रेसिडुअल इनकम? रेसिडुअल इनकम इज डिविजनल प्रॉफिट माइनस डिविजनल एसेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डिविजनल प्रॉफिट माइनस डिविजनल एसेट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज C. इफ यू सी द आंसर इज C. नेक्स्ट, द थ्योरी ऑफ लर्निंग का विल ओनली होल्ड इफ which of the following conditions apply? The answer is the task must be repetitive, yes. Product must be at early stage, yes. Inconsistency in workforce, no, it won't apply in this case. तो आंसर इज बोथ A and B, दोनों सही है। एक हड़बड़ में गड़बड़ मत करना, कभी भी हड़बड़ में गड़बड़ मत करना। क्या हड़बड़ में गड़बड़ करते हैं हम फर्स्ट में ही डिसीजन ले लेते हैं, हाँ ये सही है आगे बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। चारों ऑप्शन को रीड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? मेसर्स Xeon is currently manufacturing a component of finished product which is readily available in the market at 25 रुपया. Purchase price is 25. Okay. In-house manufacturing cost per unit comprises of material 10 rupees. Okay. Overheads of 15 of it 60% is fixed. So variable overheads is 40%, which is 40% of 15. 15 का 40%, तो ये आ रहा 6। If the company decides to buy the component from open market instead of manufacturing in-house, the machine can be used to manufacture another component fetching a contribution of 12. So you can say there is variable cost of 16 and opportunity cost or contribution lost is 12 rupees. So 28 cost पड़ रहा है घर पे ये मेक करने का। Relevant cost per unit of manufacturing the product in-house is 28. मेक करने का कॉस्ट आ रहा है 28। फिर क्या है जी? 13, मेसर्स निकिता लिमिटेड परचेजेस मटेरियल एट 35.4 इंक्लूसिव ऑफ GST। अच्छा, तो आपको पता है GST इनपुट हम लोग को मिल जाएगा, तो कॉस्ट का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन में लिख दिया है कंपनी इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो मटेरियल कॉस्ट हम लोग के लिए क्या पड़ेगा? 35.4 डिवाइडेड बाई 1.18 करने से आ रहा है 30। मशीन आर रेट इज 576। अच्छा ध्यान देना, मशीन आर रेट इज लाइक ओवरहेड रेट 576 per hour. The product is manufactured in specialized dies having facility to manufacture 2 products at a time. एक साथ 2 प्रोडक्ट बना लेगा, बहुत अच्छा। एंड साइकिल टाइम पर शॉट इज 25 सेकेंड्स। पर शॉट मीन्स बेसिकली एक बार साइकिल घूमता है, मैन्युफैक्चर होके आता है तो 25 सेकेंड्स लगता है, और उसमें 2 प्रोडक्ट बन जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज, तो मशीन कॉस्ट उसमें जोड़ देना है अपने को, वो क्या होगा? 576 पर आवर है, 25 सेकंड का कॉस्ट निकालना है। तो इंटू 1/60 करने से 1 मिनट का आया, इंटू 1/60 करने से 1 सेकंड का आया, फिर उसको अपने इंटू 25 कर देंगे तो 25 सेकंड का आ गया, और उतना में 2 प्रोडक्ट बन जाता है तो इंटू हाफ कर देंगे तो 1 प्रोडक्ट का आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का आ जाएगा। तो 576/60 इंटू 25 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, तो ये आ रहा है कितना? 2 रुपीज़। 30 plus 2 मिला के 32. This is the answer. Is it okay? Next, according to DuPont model, the main functional parameters that drive return on equity, 3 पैरामीटर है। क्या क्या? एक NP, दूसरा है आपका एसेट टर्नओवर, तीसरा इक्विटी मल्टीप्लायर। तो NP को ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस बोलते हैं, एसेट टर्नओवर को एसेट यूसेज बोलते हैं, इक्विटी मल्टीप्लायर को फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन लगा मेरे को। आपको लगेगा सभी तो ट्रू है ना, सभी ट्रू लगेगा। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, बोला हाँ कॉस्टिंग में तो पढ़े तो सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग ही होगा। फिर बोला की फैक्टर इज इंपॉर्टेंट इन सर्टेनिंग द प्रॉफिटेबिलिटी, हाँ ये भी तो सही बात है। अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक फिक्स कॉस्ट आर चार्ज ऑफ टू रेवेन्यू फुल्ली ड्यूरिंग द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड, हाँ ये भी सही बात है। प्लांट एंड मशीनरी में डेप्रिशिएट मोर क्विकली व्हेन केप्ट आइडल व्हेन बीइंग यूज्ड, ये भी सही बात है। तो ये नॉट ट्रू कौन सा है भाई? तो देखो यहीं पे पकड़ में आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग इज सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, और यहाँ पे लिख रहा है टेक्निक, तो इट्स नॉट अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग इज अ टेक्निक। तो इस वर्ड पे खेलना है, तो इसका आंसर है ये। ठीक है, कुछ कुछ हम लोग सीखते हैं। आप ये सोचो कि 15 में 13 सही है क्या? अगर 13 तक सही है मतलब आप चैंप हो। और आप ये भी देखो कि कितनी देर में पूरा 13 को सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे अभी अगर आप घड़ी देखोगे तो हम लोग 15 मिनट में कर पाए। एग्जाम हॉल में आपको 1.8 मार्क्स पर मिनट का परमिशन है।
एक मिनट में 1.8 मिनट्स पर मार्क, सॉरी 1.8 मिनट्स पर मार्क। तो अगर ये 30 मार्क का है तो 54 मिनट्स तक अलाउड है। तो हड़बड़ाना तो है ही नहीं। अभी देखो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं तो 15 मिनट लगा मेरे को, है ना। अब मेरे को 15 लगा तो आपको 30 लग जाएगा। तो आराम से करो, 30 मिनट इन्वेस्ट करो, 54 मिनट्स तक जा सकता है 30 मार्क्स का अटेम्प्ट। तो आप आराम से 30 मिनट्स तक निपटाओ ना। 2 बार पढ़ो फिर क्रॉस चेक करो उसको, बट आंसर सही वाला ही मार्क करो। यही है। आई होप द फंडा इज क्लियर, है ना। अब ये एक थ्योरी क्वेश्चन है 2A, ये मैं नहीं करा रहा हूँ, ये बहुत फेवरेट है। कॉस्ट का डिफरेंस, FA का डिफरेंस, MA का डिफरेंस, ये पूछता ही रहता है। तो ये आप ज़रूर से रट लीजिएगा, इग्नोर ही मत करिएगा। ये डिफरेंस बहुत कॉमन है और हर बारी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में आता है। और अगर अभी भी आपके अंदर आ रहा है कि मैं खुद से एक बार करूँ तो पता चले मैं कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आने वाला जो क्वेश्चन है एक बार अपने से रफली भी अटेम्प्ट करके फिर मेरे साथ अगर आप वीडियो में बैठोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो गलत भी बन रहा है तो भी करो। हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स को बोलते हैं SGG करो, स्टार्ट करो, गलत करो, गंदा करो। गलत वाला बनाओ, गंदा वाला बनाओ और फिर मेरे साथ बैठ जाओ। कुछ नहीं करके अगर आओगे तो सीखना नहीं होगा, वो खाली देखना होगा और फिर ये वाला टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे इतना टाइम ही नहीं है इसे तो वीडियो देख रहे हैं, बट बेटा अगर वीडियो देखकर कुछ फ़ायदा लेना है तो वो करके आना ही पड़ेगा। उतना टोटल टाइम ही देना पड़ेगा, सिर्फ वीडियो का टाइम से काम होगा नहीं, है ना। तो अभी भी मौका दे रहा हूँ, है ना। सोचो कि मैं एक ब्रेक पे जा रहा हूँ और आप अभी वीडियो को छोड़ दो और आप पहले अपने से अटेम्प्ट करो, फिर आगे आके कंटिन्यू करना। तो आइए अब देखते हैं 2 का B से स्टार्ट करते हैं। A का जो है वो मैंने आपको बोला कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछा है, तो वो आपको थियोरेटिकली पढ़ना और ये बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। 2B में आ जाओ, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या बोल रहा है देखो, 3 प्रोडक्ट कंपनी बनाता है PQR विच आर सिमिलर इन नेचर एंड आर यूजुअली प्रोड्यूस इन प्रोडक्शन रन ऑफ 100 यूनिट्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किप हो जाता है। इसका मतलब है एक बैच में 100 यूनिट्स बनता है। P and R रिक्वायर बोथ मशीन आर एंड असेंबली आर, whereas Q रिक्वायर ओनली मशीन आर। ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर आर एज अंडर। एक मशीन डिपार्टमेंट, असेंबली डिपार्टमेंट, सेटअप, स्टोर्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इंस्पेक्शन मिलाकर सारे इंडिविजुअल ओवरहेड आइटम दिए हुए हैं। फिर बोल रहा है यूनिट्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड, मशीन आवर्स, असेंबली आवर्स, कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड, नंबर ऑफ रिक्वेशन दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट ड्राइवर रेट्स दैट आर यूज फॉर ट्रेसिंग एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स टू द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स एंड स्टेटमेंट शोइंग डिटेल्स ऑफ ओवरहेड कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो अब यहाँ पर हम लोगों को हर एक का बेसिस लेकर रेट निकालना है। ओके, तो यहाँ पर बेसिस क्या होगा? बेसिस को ही अपने ड्राइवर बोलते हैं। मशीन डिपार्टमेंट का नियरेस्ट क्या मशीन आवर्स है, असेंबली डिपार्टमेंट का असेंबली आवर्स है जिसको आप डायरेक्ट लेबर आवर्स बोल सकते हैं। सेटअप का क्या होगा? अब क्या होता है ना, जो पढ़ा हुआ नहीं होता, ये चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होता, वो सेटअप का मशीन आवर सोचने लगेगा या इसमें से कोई सोचेगा। बट सेटअप के लिए यहाँ पर छुपा के दिया हुआ है प्रोडक्शन रन का डिटेल। तो आपको नंबर ऑफ रन्स यहाँ पे निकालना पड़ेगा। एक रन में 100 यूनिट्स बन रहा है तो 15,000 यूनिट्स के लिए 150 रन, इधर 120 रन, इधर 180 रन, ऐसे आएगा। तो इसके लिए नंबर ऑफ रन्स लिया जाएगा, समझ गए। ऐसे स्टोर रिसीविंग के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ रिक्विजिशंस। ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए क्या होगा, कस्टमर ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या होगा, रन्स। ओके, इसके लिए भी रन्स होगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी था यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ मिस्टेक कर दोगे तो आपको नंबर कट के मिलने वाला है, कोई उपाय नहीं है।
दूसरा अजम्पशन मैच होगा नहीं होगा आई डोंट नो, मेरे हिसाब से वो लोग मैच नहीं करेगा, आपका जो दिया हुआ वही मैच होगा बस। तो अब क्या करना है, इन सब का टोटल वैल्यू ले लेना है। जैसे मशीन आवर का टोटल वैल्यू कितना आ रहा है आप देखो, ये आ रहा है 48, 30, 78 और 54, 132। असेंबली आवर्स का टोटल आ रहा है 42, इसका टोटल आ रहा है 2250, 3750, इसका टोटल आ रहा है 120, इसका टोटल आ रहा है 450। सो एज पर दीज आप यहाँ पे रेट निकाल लो। जैसे 1848 डिवाइडेड बाई 132 करो, 1848 डिवाइडेड बाई 132 करोगे 14 आ रहा है। फिर 672 डिवाइडेड बाई लेबर आवर्स का टोटल है 42, तो ये 16 आ रहा है। नंबर ऑफ रन्स 450 है, तो 90,000 बाई 450 से 20 आ रहा है, सॉरी 200 आ रहा है। 90,000 बाई 450 का रेट 200 आ रहा है। इसके बाद 1,20,000 से डिवाइड बाई 120 करने से 100 आ रहा है, नो 1000 आ रहा है। 180 बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स करने से 180 बाई 3750 करने से 48 आ रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है 80, ठीक है। तो ये रेट आ गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। और अब सेकंड पार्ट में कॉस्ट एलोकेट करना है, जो कोई हार्ड काम है नहीं, है ना। अब बस मशीन डिपार्टमेंट कॉस्ट को इस रेट के हिसाब से इस मशीन आवर को यूज़ करके तीनों प्रोडक्ट में डाल दीजिए। तो ये भी मैं कराऊँ क्या कि ये हो जाएगा, आप बताओ। अगर हो जाएगा तो अपने आप करो ना। मशीन डिपार्टमेंट एक्सपेंस अगर है तो उसका रेट क्या है, 14 रुपीज़ पर मशीन आवर है। 14 इंटू 30,000, 4,20,000, 14 इंटू 48,000, 672, 14 इंटू 54,000, 756। फिर असेंबली डिपार्टमेंट का 16 रुपीज़ के हिसाब से है, तो 16 इंटू 15,000, 240, 16 इंटू 27,000, 432। इस तरह से बाकी सबका होते जाएगा, ठीक है। और अब मैं ये अब आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि है बहुत इजी। अब आप इस तरह से टोटल कॉस्ट निकाल लेना और फिर उसको कॉस्ट पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। कर लोगे? अननेसेसरी मैं इजी चीज़ में अब नहीं घुस रहा, प्रोसेस आपको समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट थर्ड में आ जाओ। थर्ड नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट इज सेइंग दैट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्विस कॉस्टिंग, होटल का। सो इसमें क्या बोल रहा है, मिसर्स गार्लिक होटल हैज 3 कैटेगरीज ऑफ रूम इन द होटल, 5 सूट रूम्स, 50 सुपीरियर रूम्स एंड 40 स्टैंडर्ड रूम्स. Room tariff of standard room is 5,000 per day. Garlic hotels provide you the following details in respect of standard rooms. यहाँ पे जो डिटेल दिया हुआ है देखो वो स्टैंडर्ड रूम का दिया हुआ है, देख रहे हो। जो भी यहाँ पे डिटेल है वो किसका है, स्टैंडर्ड रूम का है। सो इसमें अब क्या बोल रहा है देखो कि स्टैंडर्ड रूम का हम लोगों को डिटेल्स दे रहा है, सिर्फ ध्यान देना, पूरा पूरा का नहीं दे रहा है, सिर्फ स्टैंडर्ड रूम का दे रहा है। तो टोटल रूम टैरिफ कलेक्टेड इज़ 400 lakhs, और अगर एक दिन का रूम टैरिफ 5,000 है तो इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ रूम डेज कितना है, करेक्ट। रूम डेज पता चल सकता है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू 400 लाख डिवाइडेड बाई 5,000। चार सौ डिवाइडेड बाई 5,000 करेंगे तो ये आ रहा है 8,000। इज इट ओके? आगे बढ़े।
वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ 160, ये सबसे ना हम रेट भी निकाल सकते हैं ना। सर ये आपको कैसे क्लिक करता है, यही तो सम करने का तरीका होता है कि आप टोटल से पर यूनिट निकालो, पर यूनिट से टोटल निकालते चलो, ये सम करने का तरीका होता है। फिर 160 बाई 8000 करेंगे तो ये आ रहा है 2000। फिक्स कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड रूम दिया हुआ है, अपोर्शन कॉस्ट ऑफ होटल दिया हुआ है, सैलरी दिया हुआ है बिलो, बेस्ड ऑन ऑक्यूपेंसी होटल एम्प्लॉयड हाउस कीपिंग स्टाफ एट 60,000 पर मंथ पर स्टाफ, यानी कि 7,20,000 पर एनम पर एम्प्लॉय या पर स्टाफ। फिर रूम डेज आपका लेस देन 7500, 7500 टू 9500, अबव 9500 का 10, 15, 20 दिया हुआ है। नंबर ऑफ हाउस कीपिंग स्टाफ एंगेज्ड एज पर रेंज, तो करंट 8000 के हिसाब से ये रहा होगा। ये करंट ईयर का सब डिटेल है। फिर बोल रहा है नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, बोल रहा है ऑल कॉस्ट एक्सेप्ट अपोर्शन कॉस्ट विल गो अप बाई 10%। तो नेक्स्ट ईयर ऑल कॉस्ट मतलब ये भी 10% ऊपर जाएगा, ये भी 10% ऊपर जाएगा, ठीक है। अपोर्शन कॉस्ट को छोड़ दो। फिर अपोर्शन कॉस्ट विल इंक्रीज बाई 11 लाख, तो दिस विल इंक्रीज बाई 11 लाख। देयर विल बी सैलरी हाइक ऑफ हाउसकीपिंग स्टाफ बाई 5%, दिस विल इंक्रीज बाई 5%। रूम टैरिफ विल इंक्रीज बाई 10%, तो रूम टैरिफ जो बोल रहा है इट विल इंक्रीज बाई 10%। फिर हाउएवर रूम ऑक्यूपेंसी इज नॉट लाइकली टू इंक्रीज इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो ऑक्यूपेंसी तो हिडन था, वो 8000 है, तो इट विल रिमेन सेम एज 8000। The management of Garlic Hotel is actively considering a proposal to convert all standard room to superior room. ठीक है. In that event, fixed cost of standard room can be avoided. That means this fixed cost is avoidable fixed cost. This is avoidable fixed cost. Now, first question is determine the profitability of the hotel in respect of standard room for both the years. So, both the years means current year and next year. So, we got to find the profitability. और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पूरा करके बता रहा हूँ आपको। करंट ईयर नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, पार्ट 1 का। रूम ऑक्यूपेंसी पहले निकाल दिया, ये 8000 और ये 8000। फिर रेंट पर रूम क्या होगा, टैरिफ बोलते हैं जिसको, ये 5000 है, यहाँ पे 5500 आएगा। टोटल रेंट क्या आएगा, 8000 इंटू 5000, 400, और यहाँ पे आएगा 440। ओके, 11400, 11440 लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा। वेरिएबल कॉस्ट का रेट निकाला हमने 2000 करके, और वो यहाँ पे तो मालूम है 160, और नेक्स्ट ईयर में क्या होगा 2000 इंटू रूम डेज सेम है, तो इट विल कम एज 176। फिर कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं, 240, 264। फिक्स कॉस्ट निकालते हैं, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 60, और यहाँ पे बोल रहे कितना बढ़ाना है, 10%। अच्छा, मैं यहाँ पे 2000 क्यों लिख दिया, इंटू 110 नहीं किया, इंटू 110% भी करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट में, तब 176 आएगा। 2000 इंटू 8000 इंटू 110%, तब 176 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे रुपीज़ आर इन लैक्स। फिक्स कॉस्ट कितना है 60, और यहाँ पर 60 का 10% बढ़ा देंगे तो 66। फिर होटल्स एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 11 क्या लिख रहा हूँ, 100 और 111 क्या लिख रहा हूँ यार, 11 माइंड कहीं और चल रहा लग रहा है। 100 और 111, ठीक है। फिर आ रहा है सैलरी,
तो सैलरी फॉर 8,000 इट इज़ 15 एम्प्लॉइज 7,20,000। तो पहला वाला में होगा 15 इंटू 7,20,000। सो हाउ मच इट इज़ कमिंग, देखो 7.2 इंटू 15 108 and this needs to be increased by 5%. 15 into 7,20,000 into 105%. 118 कितना आ रहा है देखो, 113.4। ठीक है, फिर सैलरी के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट कॉस्ट? अपोर्शनड कॉस्ट, वो तो डाल ही दिया मैंने, तो फिक्स कॉस्ट ही तो था ये अवॉइडेबल वाला, और अपोर्शन कॉस्ट भी डाल ही दिया 100 और 111, और क्या बचा? दैट्स इट। और कुछ बचा है? नो। तो यू कैन फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम हियर। 240 minus 60 minus 100 minus 108, so it's coming 28 negative. 264 minus 66 minus 111 minus 103.4, and this is coming 26.4 negative. Okay, what is next? नेक्स्ट इज योर ब्रेक इवन ऑक्यूपेंसी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। ब्रेक इवन जो नॉर्मली आप निकालते हो वो निकालते हो फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके। अभी यहाँ पे होगा फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर रूम डे। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का लेना है तो फिक्स कॉस्ट नया वाला लेना है। बट इन सारे फिक्स कॉस्ट में एक फिक्स कॉस्ट ऐसा है जो स्लैब वाइज चल रहा है, तो स्लैब वाइज ब्रेक इवन पढ़ाई अलग होता है, वो नॉर्मल ब्रेक इवन की तरह नहीं होता। तो इसको सीख लेना एक बार, अगर आपको नहीं आता है तो। स्लैब वाइज कॉस्ट जब दिया हो तो उस समय ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं, तो डिपेंड करता है कि वो स्लैब कैसा दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ये वाला जो स्लैब है, ये स्लैब क्या ना अनइक्वल स्लैब है। पहला वाला 7,500 है, दूसरा वाला 7,500 से 9,500 है, उसके बाद अबव 9,500 है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनइक्वल स्लैब। एक इक्वल स्लैब होता है कि फॉर एवरी 1,000 ये कॉस्ट आएगा, तो ये अनइक्वल स्लैब है। अनइक्वल स्लैब का वर्किंग कैसे होता है, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ब्रेक इवन पता नहीं फर्स्ट वाले में भी हो सकता है या सेकंड वाले में हो सकता है या थर्ड वाले में हो सकता है, हमको पता नहीं किस में होगा ब्रेक इवन। ठीक है, तो हम तीनों का टोटल फिक्स कॉस्ट लेते हैं, तीनों केस का। तो एक फिक्स कॉस्ट हमारा अगर आप ध्यान देंगे तो वो है नेक्स्ट ईयर के हिसाब से चलना है, तो 66 और 111 जो अवॉइडेबल प्लस अपोर्शन कॉस्ट है, तो है 166 प्लस 111। 66 प्लस 111 करेंगे तो कितना आ रहा है, 177 आ रहा है। इसके बाद सैलरी, सैलरी में यहाँ पर 15 स्टाफ का कॉस्ट जब ले रहे थे तो 15 स्टाफ के हिसाब से यहाँ पर कॉस्ट है 113.4, बट यही लेस देन 7,500 में कितना स्टाफ है, 10। तो 10 इंटू 7,20,000 इंटू 105% करो, कितना आ रहा है? 10 इंटू 7,20,000 इंटू 105% कर रहे हैं तो 75.6 आ रहा है। और इधर करके देखो कितना स्टाफ है, 20 इंटू 7,20,000 इंटू 105% करो,
20 इंटू 7.2 इंटू 105% कर रहा है तो कितना आ रहा है? 151.2 आ रहा है। हुआ? टोटल फिक्स कॉस्ट फिर क्या आएगा? 177, 75.6, 252.6, 177, 113.4, 290.4, 177, 151.2, 328.2। ओके, अब इसका कंट्रीब्यूशन पर रूम डे हम लोग को लेना है। कंट्रीब्यूशन पर रूम डे क्या होगा? रेट जैसे मैंने निकाला था, यहाँ पे 5.5 हो गया, यहाँ पे 2000 का 110% हो गया, तो 5500 माइनस 2200, so this is coming 3300, right? Fixed cost is in lakh, so from this break even आएगा 252.6 डिवाइडेड बाय 3300 कर रहे हैं तो आ रहा है 7655। 290.4 डिवाइडेड बाय 3300 कर रहे हैं तो आ रहा है 8800। 328.2 डिवाइडेड बाय 3300 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9945। ठीक है, सो इफ यू सी द रेंज हियर इज लेस देन 7500 एंड ब्रेक इवन इज 7655, तो वी से दिस इज अनरियल, इमेजिनरी ब्रेक इवन है, और ये ब्रेक इवन एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इमेजिनरी मतलब दिस ब्रेक इवन इज नॉट द वैलिड आंसर, ऑल्दो नंबर हैज कम, बट सिंस दिस नंबर इज नॉट विद इन द रेंज, जैसे 7500 पार होते ही ये कॉस्ट चेंज हो जाएगा, तो ये ब्रेक इवन इनवैलिड ब्रेक इवन है, बिकॉज जिस कॉस्ट स्ट्रक्चर पे निकाला गया है उससे फिर ये कॉस्ट ही मैच नहीं हो रहा। फिर सेकेंड केस इज वैलिड बिकॉज इट इज़ विद इन द रेंज, 8800 आ रहा है, तो इट इज़ वैलिड रियल ब्रेक इवन, एंड दिस इज ऑल्सो रियल ब्रेक इवन, तो इन बोथ सिनेरियो वी आर गेटिंग द ब्रेक इवन, तो वी से दिस इज द फर्स्ट रियल ब्रेक इवन, दिस इज द सेकेंड रियल ब्रेक इवन। So in case question asks break even, so we should normally quote first real break even, not the second break even. Second break even is quoted only when question ने मांगा, तो answer is 8800, which is lying within the 1800 room days बोलूँगा, which is lying within the range of 7500 to 9500. So this is how we solve unequal slab break even. Got it? इसको करने का एक और तरीका हो सकता है, आप ऐसे कॉलम नहीं करके आप ऐसा करते हैं कि आप पहले फर्स्ट वाला को अज्यूम कर लेते हैं कि पता नहीं ब्रेक इवन कहाँ है, तो अज्यूम करते हैं कि लेट अस अज्यूम इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 7500, सो इट इज़ विद इन द रेंज ऑफ 7500, दिस विल बी द कॉस्ट एंड दिस विल बी द ब्रेक इवन। देन वी ऑल्सो अज्यूम कि अगर इसमें आंसर आ गया, मान लो इधर 7400 आया था विच इज़ विद इन द रेंज ऑफ 7500, तो हम यही आंसर छोड़ देते हैं, बोलते हैं हाँ वैलिड हो गया, ख़त्म। फिर अपने फर्स्ट वाला से किया, आंसर 7655 आया जो रेंज के बाहर चला गया, तो अपने बोलेंगे ये तो अनरियल हो गया, तो इसलिए सेकंड वाला में चलते हैं, तो सेकंड वाला में रियल आ गया तो अपने रुक जाते हैं, थर्ड वाला फिर नहीं करते हैं। बट कॉलमनर प्रेजेंटेशन करने से सारे ब्रेक इवन एक साथ दिख जाते हैं, ये एडवांटेज है कॉलमनर प्रेजेंटेशन का, समझ में आया आपको? कॉलमनर प्रेजेंटेशन का ये एडवांटेज है कि सारे एक साथ अपने को दिख जाते हैं। तो बट दिस इज द आंसर, दिस इज इट। पार्ट 3 में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? सजेस्ट इंक्रीज इफ एनी इन रूम टैरिफ इन ऑर्डर टू जस्टिफाई कंटिन्यूएशन ऑफ स्टैंडर्ड रूम सेगमेंट एट दिस ऑक्यूपेंसी। बोल रहा है आप बताओ इसको कंटिन्यू करें कि नहीं करें। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हर किसी से हो नहीं पाएगा। तो आपने शटडाउन और कंटिन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उससे जुड़ा हुआ है। शटडाउन और कंटिन्यू आपने पढ़ा होगा, तो शटडाउन पॉइंट अपने निकालते थे। शटडाउन पॉइंट कैसे आता है? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, याद आ रहा है? तो अगर हम शटडाउन पॉइंट से ज़्यादा ऑपरेट कर पा रहे हैं तो हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। अगर शटडाउन पॉइंट से
ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं तो शट डाउन कर देना चाहिए। यहाँ पे करंट में तुमको लॉस दिख रहा है, तो हिसाब से तो जस्टिफाइड नहीं लग रहा ये, है कि नहीं? करंट में क्या दिख रहा है? लॉस दिख रहा है ना यहाँ पर, नेगेटिव, तो जस्टिफाइबल नहीं है कंटिन्यू करना। बट 8,000 रूम ऑक्यूपेंसी तो ला ही सकते हैं। तो अगर 8,000 शटडाउन पॉइंट ही बन जाता है, मान लेते हैं कब शटडाउन पॉइंट जो है वो 8,000 ही है, इफ, है ना, तो 8,000 तक तो हम कंटिन्यू कर ही सकते हैं ना। अगर हम 8,000 से ज़्यादा भी ला पा रहे हैं तो भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, 8,000 से कम ला पा रहे हैं तो हमें कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। सो इफ़ यू रिमेंबर, शटडाउन पॉइंट में हम लोग ये सीखते थे ना कि शटडाउन पॉइंट से ज़्यादा अगर सेल हो रहा है, एक्सपेक्टेड सेल इज़ ग्रेटर देन शटडाउन पॉइंट, तो कंटिन्यू। इक्वल टू हो रहा है तो भी कंटिन्यू, लेस देन है तो हम लोग बोलते थे शट डाउन। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं और उसके लिए प्राइस इंक्रीज कर लो, तो नया प्राइस ले आओ। तो कंटिन्यू करने के समय वॉल्यूम तो 8,000 हम मान सकते हैं ना, उससे ज़्यादा होगा ही नहीं। तो यही शट डाउन पॉइंट मान के अगर हम अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट ले, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट क्या है हमारा? अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अगर आप देखोगे तो कितना है, वो बोला था ना कि अगर हम स्टैंडर्ड रूम को कन्वर्ट कर देंगे तो सारा फिक्स कॉस्ट अवॉइड हो जाएगा, मतलब वो फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल था 66। वो लाइन का मतलब यहाँ पे था, उस लाइन का और कोई यूज़ नहीं है कि सुपीरियर रूम में कन्वर्ट होना है, बस उसका यूज़ ये कि ये फिक्स कॉस्ट अवॉइडेबल है। प्लस और भी फिक्स कॉस्ट आएगा, वो स्लैब फिक्स कॉस्ट हाउस कीपिंग का। अब 8,000 पे हाउस कीपिंग का फिक्स कॉस्ट कितना है? जब शटडाउन पॉइंट 8,000 है तो स्लैब फिक्स कॉस्ट कितना है? वो था हमारा सैलरी का, 8,000 के हिसाब से अगर हम चले तो 113.4, बिकॉज 8,000 को फिक्स कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा तो हम बेच नहीं सकते। तो 113.4 विल बी अनदर कॉस्ट विच वी हैव टू बियर एज पर 8,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में सेलिंग प्राइस नया निकालना है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 2200। सो इफ यू सॉल्व दिस विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। तो ये कितना आ रहा है? 8,000 इंटू 2200 करके 176x, 8,000x माइनस 176 इज इक्वल टू 66 प्लस 113.4, 179.4 प्लस 176 डिवाइडेड बाई 8,000। तो ये x आ रहा है 4442.5, 4442.5 आ रहा है क्या? देखो, सो व्हाट डज दिस मीन? करंट प्राइस ही हमारा 5,000 है और अभी आ रहा है 4442.5। दैट मीन्स क्वेश्चन ने पूछा था इंक्रीज रिक्वायर्ड है, आंसर इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इधर क्या होता है ना, एक मिस्टेक होता है हम लोग का। हम लोग जब इस वर्किंग को कर रहे होते हैं अपने से, तो हम इस 26.4 का लॉस को रिकवर करने के लिए प्राइस इंक्रीज करवा देते हैं। बट इस 26.4 को निकालने में तो एक कॉस्ट अपोर्शन किया हुआ है, वो अपोर्शन कॉस्ट को इग्नोर करके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लॉस नहीं है, यहाँ पे प्रॉफिट ही कमा रहे हैं हम लोग। ये अपोर्शन कॉस्ट आइडियली प्रॉफिट में चार्ज होना नहीं चाहिए, बट ठीक है, होना नहीं चाहिए मतलब रॉन्ग किया हुआ ऐसा नहीं है, बट प्रॉपर जो तरीका होता है वो वैसा तरीका है जिसमें ये कॉस्ट चार्ज ही नहीं होना चाहिए। अगर ये हटा दे तो प्रॉफिटेबल दिखेगा। अगर मैं ये सम आपको हेल्प नहीं करता या सोल्यूशन नहीं देखे होते तो आपको लगता है जो लॉस है रिकवर करा दो तो कंटिन्यूएशन हो जाएगा। बट अगर आप देखें होटल एडमिन चार्ज हटा के तो लॉस है ही नहीं, तो जस्टिफाइड ही है कंटिन्यू करने के लिए। आपको अलग से प्राइस बढ़ा के क्यों सोचना है? अंडरस्टूड? मज़ा आया आपको समझ करके? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग से आया और ये एक इजी क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है, पास्ट का सब किया हुआ आप लोग का। सेलिंग प्राइस 200, मटेरियल कॉस्ट 100,
लेबर 30, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड कंबाइन दिया हुआ है, यही इसका मेन ट्रिक है। फिर बोल रहा है ये 2000 यूनिट के लिए है। फिर इन 25-26 सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम, तो 200 ही रहेगा ये नेक्स्ट ईयर के लिए। फिर क्या बोल रहा है, वेज रेट विल इंक्रीज बाय 20%, तो वेज रेट 36 हो जाएगा। और फिर बोल रहा है फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6000, तो फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप चाहिए। इफ 3000 यूनिट्स आर सोल्ड इन 25-26, वेरिएबल एंड फिक्स्ड ओवरहेड विल बी 1,14,000, तो इसका नोट नंबर 1 बनेगा ये ओवरहेड कॉस्ट ब्रेकअप, जिसमें 2000 यूनिट्स हम लोगों का आएगा। तब बोल रहा है कॉस्ट है 1 लाख, ऐसे लिखते हैं। 1 यूनिट्स 2000 है तो टोटल ओवरहेड है 1 लाख। यूनिट्स 3000 है तो टोटल ओवरहेड है 1,14,000। ओके। फिर वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, चेंज इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। बट ये चेंज इन ओवरहेड लेते समय हमें ध्यान देना होता है कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड टोटल में चेंज नहीं हुआ हो। सिंस यहाँ पे बोला है फिक्स कॉस्ट विल डिक्रीज बाय 6000, so we need to add this 6000 back here and then do the working. So this was also something very conceptual. So accordingly this will be 20,000 divided by 1000, that is equal to 20 rupees per unit. So from this we can find fixed overhead, which is 1 lakh minus 2000 into 20. कितना आएगा ये, 1 लाख माइनस 40,000 करके 60,000 आ जाएगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये हो जाएगा 60,000 में से 6,000 घट जाएगा तो 54,000, बिकॉज 6,000 घट गया है। वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट नेक्स्ट ईयर के लिए चेंज नहीं हो रहा है, वो 20 रहेगा। रॉ मटेरियल जो है चेंज नहीं हो रहा तो वो 100 ही रहेगा। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फाइंड प्रॉफिट पर यूनिट इन 24-25। कर पाओगे? इतना कुछ होने के बाद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे? क्या बात कर रहे हैं आप, इतना सा काम नहीं कर पाओगे, घबरा रहे हो? हाँ, मटेरियल लेबर 30, वेरिएबल ओवरहेड का 20, तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया 50। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालोगे 2000 यूनिट का 1 लाख। फिक्स कॉस्ट 60,000, प्रॉफिट 40,000, प्रॉफिट पर यूनिट 20 रुपीज़। इसी तरह से 24-25 के बाद क्वेश्चन में बोल रहा है यूनिट्स टू बी सोल्ड इन 25-26 in order to earn same profit per unit as 24-25. So this is our part 1. Now we are going to part 2. So part 2 is same profit per unit. So first we need contribution per unit of next year. So for that, selling price 200, same, material cost 100, labor cost 36, variable overhead 20, so this is coming 44 contribution per unit. Okay, and we want same profit per unit, so for that, if you remember, we can use the equation units is equal to fixed cost plus profit by contribution per unit. So units is x, fixed cost is 54,000 plus profit is 20x, 20 rupees per unit we want, so 20x divided by contribution per unit is 44, so x is coming as 54,000 by 24, 2250. This is the answer. So this was an easy sweep, right? कर पाओगे ना? आइए हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4B। 4B कहाँ से आया? ये भी मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से दो क्वेश्चन आ गया इस बार। कितना क्वेश्चन आ गया? दो क्वेश्चन। अगर आप देखें 4A भी आया, 4B भी आया, बट क्या ये इसी बार आया है? वो तो जो पहली बार ये पेपर देख रहा है उसको लग रहा है,
मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप सारे पेपर्स को क्वेश्चन नंबर वाइज मैच करो कि कौन सा क्वेश्चन नंबर में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आता है. यू विल फाइंड दैट देर आर स्टैंडर्ड चैप्टर्स फिक्स्ड फॉर द क्वेश्चन. एंड मार्जिनल कॉस्टिंग से कम 2 क्वेश्चन तो बनता ही है यार. अगर नहीं आ रहा है तो उस पेपर में अन्याय हो रहा है. इस पेपर में कोई अन्याय नहीं हुआ. और ये 2 क्वेश्चन जो है संजोग ऐसा है कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत करने लायक क्वेश्चन है. मतलब अगर आप ग्रुप 1 वालों को भी पूछेंगे तो भी वो क्वेश्चन कर लेंगे. चलो. Akona Limited manufactures 2 types of phone, XB, YB. Due to severe competition, it has to reduce the price for the next period. Following information is provided. क्या दिया हुआ है? प्राइस दिया हुआ है 10,000, 12,000. पीवी रेशियो दिया हुआ है. ओके, तो आप क्या करेंगे? 10,000 और 25% से पीवी रेशियो से कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे. ये देखिए, पीवी रेशियो से हमने कंट्रीब्यूशन निकाल डाला. सर, कंट्रीब्यूशन मांगा थोड़ी है. अरे मांगे चाहे नहीं मांगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है. हम वर्किंग करते करते पढ़ाई करते तब ना तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा. फिर प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट कितना है? 10 लाख और 15 लाख. प्रोडक्ट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट का कोई अलग से इम्पैक्ट है? अलग से कोई खास इम्पैक्ट नहीं. आप बस इससे ये समझ सकते हैं कि अलग अलग ब्रेक इवन निकाला जा सकता है. जैसे अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता चल गया, फिक्स कॉस्ट पता चल गया, तो हम ब्रेक इवन निकाल ही सकते हैं. सर, ब्रेक इवन मांगा थोड़ी है. अरे भाई साहब, मांगे चाहे नहीं मांगे उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है. आप वर्किंग करो ना, तब वेस्ट हो रहा है. वेस्ट कुछ नहीं हो रहा है, बुद्धि खुल रहा है और क्या पता काम आ जाए. तो ये अभी इतना आ रहा है. नेक्स्ट बोल रहा है सेलिंग प्राइस नेक्स्ट पीरियड के लिए 8,000 और 9,000 हो जाएगा. बोला था ना ऊपर में कंपटीशन है, प्राइस घटाना पड़ेगा, तो प्राइस घटाना पड़ रहा है. Now for the next period, company wants current PV ratio to be maintained and to achieve a break even for both the products at 400 units. ये देखो, बोल रहा है पीवी रेशियो अगर हमको सेम रखना है नेक्स्ट पीरियड में, तो नेक्स्ट पीरियड का प्राइस मालूम हो गया. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा? 8,000 इंटू 25% करो, ये आ रहा है 2,000 आ रहा है. 9,000 का 30% करो, कितना आ रहा है? 2,700 आ रहा है. राइट? सही बोला? सही बोला नहीं? 8,000 का 25%, हाँ. 9,000 का 30%, हाँ. अब बोल रहा है ब्रेक इवन हमको चाहिए 400. इधर ना क्वेश्चन में एक वर्ड का एरर है. क्या? अगर यहाँ पे लिख देता 400 यूनिट्स ईच तो हमारे मन में बहुत शांति हो जाता है, हमें बहुत क्लियरली समझ में आता. बट यहाँ पे लिख दिया बोथ द प्रोडक्ट्स एट 400 यूनिट्स, तो ऐसा लगने लगता है कि दोनों मिला के 400 है. तो आपको ये 2 प्रोडक्ट देख के मन में आने लगेगा मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन का सम आ गया, ये तो वेटेड एवरेज करके होगा. और जिसको ऐसा लग गया उसकी कुआं खोद गई और वो वहीं गिर गया. समझ गए? वर्ड में परेशानी है. अब ये चीज़ कब नहीं लगेगा? जब आप देखो मेरे स्टाइल से क्वेश्चन पढ़ोगे. क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते गए, ब्रेक इवन कर लिया, दोनों में 400 और 416 आ रहा है, तो यहाँ पे आके आपको ऑब्वियस लगने लगेगा कि दोनों का कंबाइन तो नहीं हो सकता, ये अलग अलग ही होगा. तो यही इस सम का मेन ट्रिक है कि यहाँ पे ब्रेक इवन दोनों में 400 इंडिविजुअल डिजायर्ड है, डिजायर्ड ब्रेक इवन है. फिर क्या बोल रहा है? इट इज़ अज्यूम दैट नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड फॉर XB एंड YB टू ब्रेक इवन as well as total number of units of XB and YB to be sold during the year are same. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ब्रेक इवन है वही सेल है. ब्रेक इवन और सेल इज सेम. You are required to analyze the cost reduction program to be envisaged, that is reduction in fixed expense product wise. तो कितना fixed expense reduce करना पड़ेगा to achieve this? तो बहुत easy है. contribution per unit मालूम है, ब्रेक इवन मालूम है, तो टारगेट फिक्स कॉस्ट आ जाएगा. कितना फिक्स कॉस्ट होना चाहिए? अब आप निकाल लो. 2,000 इंटू 400 करके 8 लाख, और यहाँ पे 10,80,000. तो पुराना फिक्स कॉस्ट कितना था? 10 लाख और 15 लाख. तो रिडक्शन कितना हो गया? यहाँ पे 2 लाख आ गया, यहाँ पे 15 माइनस 10,80 करेंगे, कितना आएगा भाई साहब? 420 आएगा. हो गया. दिस इज द आंसर. रिडक्शन रिक्वायर्ड. अब आप प्रेजेंट कैसे करोगे? प्रेजेंटेशन वर्किंग नोट में पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट प्रेजेंट निकालो, प्रेजेंट वाला ब्रेक इवन निकाल लो. जो वर्किंग आप यहाँ पे कर रहे हो एग्जाम में, वही वर्किंग कॉपी में करते चलना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. वर्किंग करते करते चलना है, तभी आप कर सकते हो, नहीं तो आप सम्स कर नहीं पाओगे.
फिर आप नोट 2 में नेक्स्ट पीरियड का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, ठीक है। फिर नोट 3 में टारगेट फिक्स कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट पीरियड निकाल लो, और ये फाइनल आंसर हो गया, रिडक्शन रिक्वायर्ड हो गया, दैट्स इट, सो इजी। सर इजी आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, अरे ये बात तुम बोल सकते हो, तभी हम सर हैं, है ना। बट आप प्रैक्टिस किए होंगे, आपके लिए इजी होगा, क्योंकि ये सिमिलर सम्स ऐसा हम लोग किए हुए हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। चलो आओ फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन किस बारे में? फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, देखने से ही लग रहा है स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में। So company uses standard costing system, started trading on 1st April for manufacturing and selling one product. Standard cost per unit are, तो स्टैंडर्ड का डिटेल दिया हुआ है, मटेरियल का प्राइस ₹10 पर केजी, क्वांटिटीज 20 किलोग्राम पर यूनिट। तो आपको पता है ना हम लोग कैसे क्वेश्चन को मार्क करते थे, नोट 1 एनालिसिस ऑफ डेटा, स्टैंडर्ड के हिसाब से एक यूनिट के लिए, फिर क्या दिया हुआ 20 किलोग्राम पर यूनिट एट द रेट 10 केजी, 10 रुपीज़ पर केजी। फिर लेबर के लिए बोल रहे हैं ₹5.5, 5.5, 12 आवर्स। सो यहाँ पर 12 आवर्स एट द रेट 5.5 पर आवर। फिर प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट ऑल क्लासिफाइड एज फिक्स्ड वेयर बजटेड एट 9 लाख पर एनम। अच्छा, तो उसका वर्किंग अलग करते हैं ना हम लोग, फिक्स कॉस्ट का, बजट और एक्चुअल। तो दिस इज प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट विच इज इक्वल टू 9 लाख। ऑल फिक्स्ड है, ध्यान देना, यहाँ लिखा हुआ ऑल फिक्स्ड। स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट इज 12 आवर्स, तो बोला ही था, फिर से क्यों बोला। एंड नॉर्मल कैपेसिटी, अच्छा ये 12 आवर्स लेबर का है, ये मशीन का लग रहा है, इसलिए 2 बार बोला होगा। फिर बोल रहे हैं नॉर्मल कैपेसिटी 60,000 मशीन आवर्स, तो मशीन आवर्स का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड इज एब्जॉर्ब्ड ऑन मशीन आवर, तो मशीन आवर्स यहाँ पे यूज़ होगा। नॉर्मली हम लोग जो सम्स करते हैं उसमें यहाँ पे लेबर आवर डालते हैं, यही लेबर आवर को यहाँ डालते हैं, बट चला के बोला है मशीन आवर, तो मशीन आवर डाल रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों को क्या बोल रहा है, द कॉस्ट इनकर्ड एंड अदर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर, ये सारे एक्चुअल का डिटेल दिया हुआ है। 1 लाख किलोग्राम्स एट 1050, तो मान लो स्टैंडर्ड के नीचे एक्चुअल लिखना शुरू किया, कितना यूनिट बना रहा है अभी वो नहीं मिला, बट 1 लाख केजी, टोटल कॉस्ट है 10.5 लाख, वेजेस का 362,000 आवर्स है एट द रेट नहीं निकाला है अभी, बट ठीक है, टोटल कॉस्ट इज 3.1 लाख। फिर ओवरहेड का 926, तो 9.26। फिर कैपेसिटी यूज्ड 60,000, ओके, एक्चुअल आवर्स भी 60,000 ही है, ओके, और एक्चुअल आउटपुट है 4800, तो आउटपुट यहाँ पे 4800 एक्चुअल में आया, तो एक्चुअल यहाँ पे भी मैंने लिख दिया 4800 यूनिट्स। अब देखो स्मार्टनेस क्या है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते वर्किंग करना है, अगर ये आप कर लेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। पूरा पढ़ेंगे फिर बैठ के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वर्किंग करेंगे तो नहीं होगा। और ये कब आएगा कॉन्फिडेंस, जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह से पढ़ते पढ़ते वर्किंग करने का, ठीक। फिर नो वर्क इन प्रोग्रेस, वेरी गुड। कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट कॉस्ट वर्क फॉर 1 यूनिट, और आपको निकालना है मटेरियल लेबर ओवरहेड वेरिएंसेस। तो इसमें देखो अभी क्या गैप दिख रहा है, यहाँ पे, तो वो तो इजी है, 60,000 आवर्स टोटल है और 12 आवर पर यूनिट है, तो डिवाइड बाई 12 करके आ रहा है 5,000, 60,000 बाई 12 करके आ रहा है 5,000, ऑलराइट। अब देखो मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, वेरिएबल ओवरहेड यहाँ पे है नहीं, फिक्स्ड ओवरहेड है, और इन्हीं 3 का वेरिएंस निकालने बोला है, और क्वेश्चन का डेटा यहाँ पे सज ही गया। तो पहला पार्ट में स्टैंडर्ड प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट आपको बोल रहा है, तो ये क्या करना है, बस कॉस्ट जोड़ना है। मटेरियल का कॉस्ट आएगा 20 इंटू 10 200, लेबर का कॉस्ट आएगा 12 इंटू 5.5 66, फिर प्रोडक्शन ओवरहेड आएगा 9 लाख डिवाइडेड बाई 5,000 इज इक्वल टू 180,
तीनों ऐड करिए, 246 और 200, 446 हो गया। अब वेरिएंस निकालना है, ये भी मैं सिखाऊंगी, आप इतना तो अपने आप करो यार। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल का एमसीवी, उसके लिए कार्ड बनानी पड़ेगी। यस, तो उसका कॉस्ट कार्ड हम लोग बना देते हैं आपके लिए, इतना तक कर सकते हैं, फिर आप अपने आप कर लेंगे ना, कि नहीं कर पाएंगे, घबराहट है। मटेरियल कॉस्ट कार्ड ये हमारा नोट नंबर 3 है। मटेरियल कैसे बनाते थे याद है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एओ, एक्चुअल कॉस्ट, मटेरियल, क्वांटिटी प्राइस अमाउंट, मटेरियल का एक यूनिट के लिए 20 केजी है, 20 केजीज 4800 के लिए होगा 96,000। रेट क्या है? 10 है। अमाउंट क्या होगा? 9.6 लाख। एक्चुअल में क्या है? 1 लाख केजी। टोटल अमाउंट है 10.5 लाख, तो रेट क्या आएगा? 10.5। लेबर में एक यूनिट के लिए 12 घंटा, 12 इंटू 4800 करेंगे तो कितना आएगा? 57,600। प्राइस क्या होगा? 5.5 इंटू 5.5, अमाउंट कितना आएगा? 316,800। और यहाँ पे एक्चुअल में कितना आवर्स हुआ? 62,000। कितना अमाउंट है? 3.1 लाख। 3.1 लाख बाई 62,000 करेंगे तो 5 रुपीज़ आ रहा है। तो ये कॉस्ट कार्ड बन गया। अब आप ना पार्ट 2 में चले जाइए। पार्ट 2 में क्या करना है? मटेरियल वेरिएंस निकालना है। तो एमसीवी अपने से करो यार, क्या खाली बैठ के वीडियो से सुन रहे, कुछ अपने से करोगे नहीं तो कुछ होगा। पॉज कर दो वीडियो, अगर जरा सा भी शर्म है, लज्जा है, तो वीडियो को आप प्लीज़ पॉज करिए। अगर आप में ईमानदारी है, आप में खुददारी है, अगर जरा सा भी, बोलते हैं ना घर वाले, शर्म बचा हुआ है, तो अपने से इतना तो कर ही सकते हो कि हंसते रहोगे और छापते रहोगे। फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इतना बेशर्मी का बात होने के बाद भी हम नहीं सुधरेंगे। हाँ, एम कितना आएगा? 96,000 माइनस 1 लाख इंटू 10, 40,000 एडवर्स। लेबर एलसीवी कितना आएगा? 316,800 माइनस 3,10,000, so this is coming 6,800 फेवरेबल। एलआरवी कितना आएगा? 5.5 माइनस 62,000। भाई क्या बोल रहे हैं? 5.5 माइनस 5 इंटू 62,000, 0.5 इंटू 62,000 कितना आता है? ये आता है सर 31,000 फेवरेबल। बिल्कुल सही जवाब। एलईवी क्या होगा? एलईवी होगा 57,600 माइनस 62,000 इंटू 5.5। 57,600 माइनस 62,000 इंटू 5.5 करके आ रहा है 24,200 एडवर्स, 24,200 एडवर्स। हमारे जो साउथ इंडिया के भाई बहन है ना, वो बोलते हैं सर फिगर्स को हिंदी में बोलो। अब क्या हमारे खून में बसा हुआ है फिगर्स? सॉरी, वो बोलते हैं फिगर्स को इंग्लिश में बोलो। अब हमारे फिगर्स हिंदी में बसा हुआ है, हिंदी में बोले बिना मज़ा ही नहीं आता है ना, बात ये है। बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू। फिक्स्ड ओवरहेड, तो फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस के लिए वो वर्किंग नोट लगेगा 9 लाख बाई 5,000 इंटू 4,800 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 926। ये कितना आ रहा है? 62,000 एडवर्स। फिर आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 9 लाख माइनस 926 इज इक्वल टू 26,000 एडवर्स। फिक्स्ड ओवरहेड का फिर कौन सा वेरिएंस मांगा? जो मांगा वही देंगे, ज़्यादा क्यों देंगे? एफिशिएंसी कैपेसिटी, तो एफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है फिक्स्ड ओवरहेड का एफिशिएंसी, हम लोग सीखें लेबर एफिशिएंसी से लिंक्ड होता है, बट दिस टाइम इट इज़ नॉट लिंक्ड। वाई? बिकॉज दिस इज ऑन लेबर आवर्स एंड हियर इट इज़ बेस्ड ऑन मशीन आवर्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द सम,
किसी किसी सब में कुछ ना एक सरप्राइज रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये देखें, अगर आप मशीन आवर्स ही है तो 60,000 आपको बजटेड आवर्स दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय उसका आउटपुट है 5,000, तो एक्चुअल आउटपुट है 4,800 माइनस 60,000, जो एक्चुअल है वो भी 60,000 आवर्स ही है, और रेट पर आवर क्या होगा, 9 लाख बाई 60,000। सॉल्व कर लो। तो आवर्स को 60,000 बाई 5,000 टू 1,400 माइनस 60,000 इंटू 9 लाख बाई 60,000 करके आ रहा है 36,000 एडवर्स। और फिक्स्ड ओवरहेड का कैपेसिटी वेरिएंस क्या होगा, वो होगा 60,000 एक्चुअल आवर्स, बजटेड आवर्स भी 60,000, दोनों माइनस करें तो नील आ रहा है, 9 लाख बाई 60,000 कर देंगे इंटू, तो भी नील ही आएगा। करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। देखो इसको, फिक्स्ड ओवरहेड वाला वापस देखो, एक बार रुक जाओ, थोड़ा शांति से वापस देख लो, क्योंकि यहीं पे सबसे ज़्यादा हम लोग गड़बड़ करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या पता है, ये सम है आसान, जस्ट विथ अ ट्विस्ट ऑफ मशीन आवर्स, और ये अकेला 14 मार्क्स का है। सोचो अब क्या है ना, आप लोग का एक प्रॉब्लम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से लगता है आपको डर। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को प्रैक्टिस करके कमांड कर लें तो ये 14 मार्क्स आपका पॉकेट में है कि नहीं। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर गड़बड़ भी करता तो फिक्स्ड ओवरहेड में कोई एक गड़बड़ हो जाता, मान लेते हैं एफिशिएंसी में आप गड़बड़ कर देते हैं अज्यूम, तो भी आपको 14 में 12 नंबर तो मिल ही जाता आराम से। तो क्यों नहीं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं दिमाग लगाते हो उसके पीछे, क्यों घबराते हो इससे। इतना सिंपल वे में पढ़ाया आपको, और जो जो वेरिएंस से डर लगता है आपको, उन हर वेरिएंस का वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है। आप गूगल तो मारो, एसजेसी चैनल में जाओ, और उसके बाद उस वेरिएंस का नाम डालो। आप डरेंगे, बाद में वीडियो हमने पहले से डाल रखा है कि उसके ऊपर फिर से वो पोर्शन का वीडियो देखो, उसका कंसेप्ट को एक बार समझ लो, और फिर 4-5 सवाल उसका बिना देखे बनाओ, और देखो डर 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 करके आ जाएगा आपको। और क्या बताएं आपको, इंस्टीट्यूट कभी कभी है ना एकदम ऐसे स्क्यूड हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बैका हो जाता है। पेपर सेटर मतलब इंस्टीट्यूट मतलब पेपर सेटर, फिर से 6A में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग घुसेड़ दिया जी। 14 नंबर का हमने किया, ये लो 7 नंबर का, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ही आपको आज कराएंगे पूरा। अब आप बोलो हम छोड़ के जाएंगे, जाओ, छोड़ के तुम जाओगे तो जाओगे कहाँ, ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो अलग है ना, तो छोड़ने का क्यों सोच रखे हो। देखो 6A में बोल रहा है मटेरियल वेरिएंस। इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये क्वेश्चन तो ग्रुप 1 का है, सेम क्वेश्चन आ गया। कॉन लिमिटेड, वाह क्या नाम है, कॉन, यूजिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम प्रोड्यूसेस अ केमिकल प्रोडक्ट बाय ब्लेंडिंग 2 बेसिक मटेरियल। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ केमिकल इज एज फॉलोज। तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से इस बार सजा के दिया हुआ है। परसेंट वाला सम है तो लॉस ऑन इनपुट वाला होगा। इसको करने का तरीका बताया हुआ है कि इनपुट को 100 मान लिया जाए, तो ये 60 हो गया, ये 40 हो गया। अगर 20% आपका लॉस है तो 80 आपका आउटपुट हो गया। ये केजी में चल रहा है तो 80 केजी ऑफ फिनिश गुड्स के लिए 60-40 लगता है, ऐसा हमें पता चल गया। और एक्चुअल में ये सारा डिटेल दिया हुआ है, आप देखें एक्चुअल में यहाँ पर 680 केजीज के लिए ये एक्चुअल आउटपुट है, ये आपको इनपुट दिए हुए हैं। क्या करना है, वेरिएंस निकालना है। सच बताएं मेरे को एकदम करने का इच्छा नहीं कर रहा, मेरे को लग रहा है मैं ग्रुप 1 का कॉस्टिंग करा रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो बिना ग्रुप 1 दिए ग्रुप 2 देने आ जाते हैं, उनको थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, ठीक है, थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, ऐसा बात नहीं है। क्यों, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिस जिनका किया हुआ और वे वापस वो यहाँ पे करते हैं तो उनके लिए ईजी हो जाता है, और जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो थोड़ा दबाव में आके कर रहे हैं। खैर अभी आप यहाँ पे फोकस करो। 60 जो है वो 80 के लिए है, तो 680 के लिए क्या होगा, तो 60 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 680 कितना आता है, 6/8 इंटू 680 करके 510। उसी तरह से आप 40/80 इंटू
680 करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ रहा है 340। अरे शाबाश सर, आप कैसे किए? अरे सारा सीक्रेट तुमको थोड़ी ना बताएंगे। 850 रेट रेट है 50 और 60। सो 510 इंटू 50 25,500, 340 इंटू 60 इज 20,400, टोटल मिला के 45,900। सर बिना कैलकुलेटर के बेटा बेटा होता है, बाप बाप होता है, क्या समझे? समझे नहीं? 540 60, 54 इंटू 6 इज 324, 260 इंटू 50 इज 13,000, 54 और 26 इज 800। इधर कितना आएगा? 32 13 45, सॉरी 45,400। अब ये जब वेरिएंस निकालते थे तो आपको याद होगा 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाते थे, एस पी इंटू ए क्यू। एस पी इज़ 50, ए क्यू इज़ 540, 60 इंटू 260, इसका टोटल कर लेंगे। और यहाँ पे मिक्स वेरिएंस भी पूछा है, यील्ड वेरिएंस भी पूछा है, तो और एक कॉलम होगा एस पी इंटू रिवाइज स्टैंडर्ड क्वान्टिटी। तो एस पी इज़ 50, ये 60। आर एस क्यू कैसे आता है, किसी को याद है? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी which is 800 into standard proportion which is 60%, इधर 800 into standard proportion which is 40%। तो इन दोनों को भी आप जोड़ लो, तो 50 into 540 and then 60 into 260, ये दोनों मिला के आ रहा है 42,600। और उसी तरीके से 50 into 480, 60 into 320, ये आ रहा है 43,200। Now you can easily put and find all the answers. Material cost variances, standard cost minus actual cost. So it is 45,900 minus 45,400 is equal to 500 favorable. Price variances SP into AQ minus AP into AQ. So SP into AQ is 42,600, AP into AQ is 45,400। सो ये कितना आ रहा है 42,600 माइनस 45,400, ये आ रहा है 2,800 एडवर्स। मिक्स वेरिएंस आता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। सो इफ़ यू ओपन द ब्रैकेट आर एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू एस पी, सो आर एस क्यू इंटू एस पी इज़ 43,200, ए क्यू इंटू एस पी इज़ 42,600। सो ये आ रहा है 600 फेवरेबल। यील्ड वेरिएंस कितना आएगा? ये आएगा एस क्यू इंटू एस पी माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। सो दिस इज इक्वल टू 45,900 माइनस 43,200 इज इक्वल टू 2,700 फेवरेबल। क्रॉस चेक करो, यील्ड और मिक्स मिलाकर होता है यूसेज, वो तो निकाले नहीं, छोड़ दो। यूसेज प्लस प्राइस मिला दो तो 2,700 फेवरेबल, 600 फेवरेबल माइनस 2,800 एडवर्स, तो 500 फेवरेबल मैच हो गया। डन डना डन डन, कर पाएंगे, कर ही लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, 6B में आते हैं। 6B भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट मैथ में भी दिया हुआ है बजट चैप्टर का। चलो आओ करते हैं। G manufactures 2 product M&N. Both product uses a common material Z. Material Z is purchased at 72 rupees per kg from the market. Company has decided to review inventory management policies for the forthcoming year. Forecast information for the has been extracted from departmental estimates for the year ended 31st March 25, the budget period. सेल्स यूनिट्स आर गिवन, फिनिश स्टॉक इंक्रीज मतलब होता है क्लोजिंग माइनस ओपनिंग का वैल्यू। तो सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते तो क्या आता है? प्रोडक्शन आ जाता है। 28,320, 13,160। अब यही जब एग्जाम में करेंगे तो कॉपी में, एग्जाम कॉपी में आप नोट 1 लिख देंगे, सीधा प्रोडक्शन बजट। सर मांगा ही नहीं, बट करते चलो, आगे बढ़ते चलो। पोस्ट प्रोडक्शन रिजेक्शन रेट 4 and 6, सो ओके, तो ये नेट प्रोडक्शन है। रिजेक्शन रेट दिया हुआ है 4%, 6%, तो हम मानेंगे ग्रॉस प्रोडक्शन कितना आएगा, वो होगा आपका 96% और 94%।
सो अकॉर्डिंगली ग्रॉस प्रोडक्शन यूनिट्स कितना आएगा, ये क्या 96 और 94 है, बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ये नेट प्रोडक्शन है दैट इज आफ्टर रिजेक्शन, तो दिस इज योर 96% एंड दिस इज योर 94% इक्वल टू बिकॉज ऑफ रिजेक्शन। तो ग्रॉस प्रोडक्शन क्या होगा, 28,320 डिवाइडेड बाई 96%। तो 28,320 बाई 96% करेंगे तो आ रहा है 29,500, और यहाँ पे 13,160 डिवाइडेड बाई 94% इज इक्वल टू 13,160 डिवाइडेड बाई 94% इज इक्वल टू 14,000 आ रहा है। ओके, अब ग्रॉस प्रोडक्शन के बाद क्या बोल रहा है, मटेरियल जेड यूसेज पर यूनिट नेट ऑफ वेस्टेज, तो ये 5 और 6 kg है। तो मटेरियल यूसेज अगर 5 kg पर यूनिट और 6 kg पर यूनिट के हिसाब से हो रहा है, तो यू कैन नो नाउ मटेरियल कंजम्पशन, कितना कंजम्पशन होगा। उनको तो पैटर्न पता ही है, सेल्स से प्रोडक्शन आता है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन आता है। तो ये आ रहा है 29,500 इंटू 5 147,500 एंड 14,000 इंटू 6 इज 84,000। ठीक है, सिंस दोनों में एक ही मटेरियल है ना, मटेरियल जेड ही है, तो आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो, टोटल भी ले सकते हो इन दोनों का। तो 147,500 प्लस 84 करें तो 231,500 आ रहा है। फिर बोल रहा है मटेरियल जेड का भी वेस्टेज है। ओहो, तो जैसे ग्रॉस में उधर रिजेक्शन होके ग्रॉस आया था, वैसे यहाँ पर भी वेस्टेज लेकर हमारा ग्रॉस मटेरियल कंजम्पशन आएगा, या ग्रॉस मटेरियल से परचेज आएगा। 147,500 इज इक्वल टू 90% बोला जाएगा। तो 147,500 डिवाइडेड बाई 90% करेंगे तो कितना आएगा, 147,500 डिवाइडेड बाई 90% करने से आ रहा है 163,889, और यहाँ 84,000 डिवाइडेड बाई 95% करने से कितना आएगा, 84,000 बाई 95%, 84,000 बाई 95%, 88,421, दोनों को ऐड कर दे 163,889 और ये, तो 252,310 आ रहा है, 252,310 आ रहा है। और ये ही आपका ग्रॉस मटेरियल परचेज है। मैं ये सब क्यों कर लिया, मेरे को पता ही नहीं। आइडियल सिनेरियो होना चाहिए एग्ज़ाम में कि जब आप कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए घुसते हैं तो आप एक बार रिक्वायर्ड को पढ़ के अटेम्प्ट करें, ये आइडियल है, समझे। मतलब मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा, क्यों, क्योंकि मैं पहले ही पढ़ के आपको वीडियो बनाने आया है ना, इसलिए मेरे को याद है कि इसमें पूछा क्या। बट आइडियल सिनेरियो कि रिक्वायर्ड पढ़ के ही अटेम्प्ट करते हैं, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो अननेसेसरी वर्किंग्स में। माइन्यूट वर्किंग डजेंट मैटर, छोटा मोटा वर्किंग डजेंट मैटर, जैसे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट इज ओके, वो रिक्वायर्ड है नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट स्टिल एक फ्लो मिल जाता है अगर रिक्वायर्ड पढ़ के आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो। मतलब क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, पहले रिक्वायर्ड पढ़ लो फिर आगे पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है मैनेजमेंट ऑफ जी हैज़ डिसाइडेड दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 40 ऑर्डर्स इन अ ईयर फॉर मटेरियल जेड। ठीक है, फिर बोल रहा है प्रिपेयर बजट्स, एक प्रोडक्शन बजट, ये लो आ गया। प्रोडक्शन बजट इज जस्ट दिस 3 वर्किंग, इस 3 वर्किंग को अगर एक स्टेटमेंट में हम प्रेजेंट कर दें, मान लीजिए वर्किंग नोट के तरह प्रेजेंट करते गए थे, नोट 1 को काटा फिर लिख दिया प्रोडक्शन बजट, हो गया। फिर बोल रहा है परचेज बजट, तो ये तीनों मिला के परचेज बजट हो गया। परचेज बजट में क्या बोला है, ध्यान देना, यहाँ पे यूनिट्स बोला है तो ये यूनिट्स में आ गया, ये ध्यान देना है। यहाँ पे बोला केजीज और वैल्यू, तो अभी तक आंसर केजीज में ही आया है, वैल्यू में नहीं आया, तो ये छूट जाने से नंबर कट जाएगा। ग्रॉस मटेरियल परचेज इन रुपीज़ निकालना है, तो 252,310 इंटू 72 कर दो, ऊपर में दिया हुआ था ना यहाँ पर 72 रुपीज़, तो इंटू 72 करो, 252,310 इंटू 72, दिस इज कमिंग 181, 18 लाख, 18 लाख क्या है, हाँ भाई साहब 1,81,66,320 हो गया। मज़ा आया आपको? यस सर। अब आओ नेक्स्ट 7A देखो। 7A क्या है, ये क्वेश्चन EVA के ऊपर आया, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देखो इसमें क्या बोल रहा है,
हाँ, अगेन पहले रिक्वायर्ड पढ़ के फ्लो बनाने से ज़्यादा इजी होता है. यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ईवीए. ओके एंड कमेंट. तो आगे देखते हैं पहले ईवीए क्या बोल रहा है, ईवीए के लिए क्या बोल रहा है. भी क्या होता है ना, जैसे एक और तरीका होता है क्वेश्चन में, जब रिक्वायर्ड बोल दिया कि ईवीए निकालना है तो आप एक बार माइंड में रिकॉल तो कर लो ईवीए का कॉन्सेप्ट क्या है. अगर रिकॉल करके पढ़ोगे तो क्या होगा ना, माइंड में पूरा फ्रेमवर्क बन जाएगा और बस आप पुट कर रहे होगे. तो ये एक इंटरेस्टिंग तरीका होता है. तो ईवीए का फॉर्मूला है नो पैट माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड. अब ये अगर रिकॉल हो गया तो आपको समझ आएगा मेरे को ये निकालना है. नो पैट कैसे आता है, ई बी आई टी इंटू वन माइनस टी करके आता है. अगर ये रिकॉल कर लिया तो अब बस माइंड में सारा फ्रेमवर्क बन गया, अब फिट करना है. तो मटेरियल 5, लेबर 3, डायरेक्ट एक्सपेंस 2, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, सीओजीएस, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल आ गया 20. Company sold 5 lakh unit of its product during 23-24 at a margin of 15% on cost. Company sold 5 lakh units of its product during 23-24 at a margin of 15%. तो मार्जिन है 15% मीन्स 20 का 15% 3 रुपीज़ आ गया. 15% ऑफ 20. फिर बोल रहा है 5 लाख यूनिट्स है तो टोटल मार्जिन कितना हो गया. एक तरह से आप सोचो ईबीआई, ये मार्जिन को ईबीआईटी बोल सकते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी तरह का जो है ना वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों चार्ज किया हुआ है. तो जो मार्जिन है ये ईबीआईटी बोला जा सकता है. ईबीआईटी क्या होता है हमारे यहाँ पर, आपको याद होगा, इट इज़ कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके ईबीआईटी आता है. तो अगर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों चार्ज किया हुआ है तो ये मार्जिन इज नथिंग बट ईबीआईटी. तो दिस इज 3 रुपीज़ पर यूनिट, है ना. तो आप 5 लाख यूनिट्स का तो 15 लैक्स बोल दीजिए. फिर क्या बोल रहा है, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. वेरी गुड. ऑन 1703/23 कंपनी सोल्ड एसेट 250 टू इस्माइल इसोमिल. द कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज 350 and 150. कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट 10% ऑन WDV मेथड. देयर इज नो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. तो ये सब बात बोल क्यों रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है. ईबीआईटी में ये इंक्लूडेड होता है इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट वगैरह, या ऐसा कोई नेट प्रॉफिट दिया हुआ होता फाइनेंशियल पीएल के हिसाब से जिसमें वो चार्ज किया हुआ होता, तब तो अपन इसके बारे में सोचते कि चलो इसको हटाओ. बट यहाँ तो अपने को जो कॉस्ट मिला है उसमें तो वैसा कुछ अमाउंट चार्ज नहीं रहता है और अपने को ईबीआईटी ही चाहिए. और ईवीए निकालते समय इस तरह का नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कंसिडर नहीं करना है, इसीलिए इसका नाम है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है. अगर आपने कोई एसेट है जिसका देखिए यहाँ पर कॉस्ट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिलाकर कितना हो गया, ये WDV हो गया इसका 2 लाख और बेचा कितना 2.5 लाख में, तो 50,000 क्या हो गया, एक तरह से कैपिटल गेन हो गया. तो बट उस कैपिटल गेन का हम लोग को कुछ भी करना नहीं है, उस कैपिटल गेन का हम लोगों को कुछ भी करना नहीं है. वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग. सो बेस्ड ऑन दिस हम लोग क्या करेंगे, देयर इज नो टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग. 12% बॉन्ड, ये आपका केडी है. इक्विटी शेयर एंड रिजर्व्स दिया हुआ है, टोटल 18 लाख, ये टोटल कैपिटल है. रिस्क फ्री रेट RF, निफ्टी रिटर्न दिया हुआ है तो RM, तो RF इज़ 10, RM इज़ 15. उसके बाद हम लोगों का टैक्स रेट दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग KE निकाल सकते हैं. आपको याद होगा KE इज़ RF प्लस RM माइनस RF, RM माइनस RF इंटू बीटा. तो KE आ गया 5 इंटू 0.9, 4.5, 14.5. और टैक्स रेट दिया हुआ है तो KD निकाल सकते हैं 12% रेट दिया हुआ बोलकर. 12% इंटू 1 माइनस 0.3 तो 8.4 आ गया. तो KD और KE का वेटेड एवरेज करेंगे तो KO आ जाएगा, और ये KO निकालने के लिए 8.4 इंटू यहाँ से कर लेंगे हम, ये 10 लाख और 18 लाख से रेशियो ले लेंगे, 10/18, और यहाँ पर है 14.5 इंटू 8/18. सो ये आ रहा है 8.4 इंटू 10/18, 8.4 इंटू 10 क्या कर रहा हूँ मैं, 8.4 इंटू 10/18 M प्लस 14.5 इंटू 8/18 M प्लस MRC.
11.11%। तो ये भी एक अलग वर्किंग नोट है, ठीक है। मे बी ये नोट नंबर 1 था, EBIT मार्जिन निकालना। नोट नंबर 2 हो गया आपका KO निकाल दिया। EVA निकालना है, तो EVA के लिए अब देखो सारा वेरिएबल्स तो सेट हो गया। सो व्हाट वी हैव टू डू इज EVA के लिए EBIT इज 15 lakhs इंटू 1 माइनस टी इंटू 1 माइनस 0.3 माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 11.11% इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड इज 18 lakh। So how much it is coming? 15 into 0.7 is 10.5 minus 11.11% into 18 करके आ रहा है 2 lakhs। तो ये आ रहा है 8.5 lakhs। एंड आप बोल सकते हैं EVA पॉजिटिव है, मतलब कंपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है। कमेंट में कंपनी इज क्रिएटिंग वेल्थ, कंपनी इज क्रिएटिंग वेल्थ, यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन चल रहा है। और ये इररेलेवेंट डेटा के बारे में आप एक नोट लिख सकते हो कि ये सब का कोई इम्प्लीकेशन नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट द EBIT मार्जिन एक्सक्लूडिंग दैट। नहीं तो नोट नहीं भी लिखने से चलेगा, कोई खास बात नहीं। हो गया सम सॉल्व, हो गया 7 मार्क्स। तो अगेन EVA प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सब क्लिक करेगा कि इसका क्या है। ये एक होता है ना फालतू का इन्फॉर्मेशन, जिसको मैं क्या बुलाता हूँ, चुड़ैल, याद है। एक बार आजा 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 गले लगा आजा, ये बुलाते रहती है, पकड़ लेगी आपको, फिर आप बच नहीं पाएंगे। फालतू इन्फॉर्मेशन से बचना तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कंसेप्ट क्लियर होगा तो समझ में आएगा ये बेकार है, ये सही है, राइट। हाँ जी, तो आइए अब बस हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं मंजिल के। तो वी आर नाउ डूइंग क्वेश्चन नंबर 7B। 7B is from learning curve. Chapter name is learning curve. So we are given here Nitos Limited, a manufacturer of fountain pen, received an order of 16 units of a new pen. First unit was taken 20 hours. 80% learning curve index given है. So far 6 units have been completed with a total of 81.91. The cost and sale price of first unit of fountain pen have been estimated as follows. So this is for first unit. Material, labor, variable overhead, fixed overhead apportion कर रहे हैं, मतलब इसका पर भी लर्निंग के हिसाब से कॉस्ट चेंज होते रहेगा। प्रॉफिट सेल प्राइस बोल रहा है एस्टिमेटेड सेल प्राइस फॉर द इनिशियल ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स। तो 16 यूनिट्स के लिए हम लोग को क्या करना है, 16 यूनिट्स के लिए हम लोग को क्या करना है, एक नोट बना के 1 2 4 8 16 डबल कर करके हमें पहले पता करना पड़ेगा कि उस पे एवरेज आवर पर यूनिट क्या होगा। यहाँ पे 20, ये 16, ये आएगा 12.8। 80% के हिसाब से कम करते जा रहा हूँ, 10.24, ये आ रहा है 8.192, ठीक है, 8.192 आ रहा है। सो 16 का आवर पर यूनिट आ गया, अब उसका कोटेशन निकालना है, तो कोटेशन निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस फॉर फर्स्ट 16 यूनिट्स, उसमें मटेरियल का रेट तो सेम ही रहेगा, लेबर का रेट चेंज होगा, पर आवर रेट कितना दिया हुआ है 6 रुपीज़, और वो आवर पर यूनिट आ गया 8.192। तो 8.192 इंटू 6 करेंगे कितना आ रहा है, ये आ रहा है 49.15। फिर वेरिएबल ओवरहेड का रेट बोला है 0.5 पर आवर, देखो फिक्स्ड ओवरहेड का 5, तो बस आवर से मल्टीप्लाई करते चलिए। 0.5 इंटू 8.192, 0.5 इंटू 8.192, 4.096। फिक्स्ड ओवरहेड का है 5 रुपीज़ पर आवर, 5 इंटू 8.192, तो 0.5 से 5 में जाएंगे तो 40.96 आ जाएगा। फिर टोटल कॉस्ट कर लीजिए, कितना आ रहा है 24.096, 40.96, 49.15, 114.21 प्लस बोला है प्रॉफिट चाहिए 20% ऑन कॉस्ट, तो इसका 20% करेंगे 22.84 प्लस 114.21 करके आ रहा है 137.05। हियर इज द रिजल्ट। हो गया, पार्ट 1 इज ओवर। और क्या चाहिए,
सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं, मिनिमम कोटेड प्राइस इफ रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट्स इज ऑल्सो रिसीव्ड। यही तो मज़ेदार चीज़ होता है, रिपीट ऑर्डर। जिसको रिपीट ऑर्डर आ गया उसको तो चैप्टर आ गया। रिपीट ऑर्डर में ही बच्चा फंसता है और इंस्टीट्यूट जानता है ये बात। मतलब यही वाला पूछ बेटा दो, यही वाला पूछ, धो धो के मारेंगे, धो धो के। और आप रिपीट ऑर्डर प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप बोलेंगे हम धो धो के भगा भगा के आंसर देंगे, भगा भगा के। तो रिपीट ऑर्डर के लिए सबसे पहला वर्किंग क्या है कि आपको निकालना पड़ेगा इंक्रीमेंटल आवर्स। आपको रिपीट ऑर्डर मिला है फर्स्ट 16 के बाद नेक्स्ट 20 यूनिट का, तो इट इज़ लाइक 17 to 36 यूनिट्स तक का, राइट। तो इंक्रीमेंटल आवर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टोटल आवर फॉर फर्स्ट 36 यूनिट्स माइनस टोटल आवर फॉर फर्स्ट 16 यूनिट्स, ऐसे करना पड़ेगा। अब टोटल आवर निकालने के लिए फिर वर्किंग करनी पड़ेगी। टोटल आवर फॉर फर्स्ट 36 यूनिट्स के लिए क्या चाहिए, एवरेज आवर पर यूनिट फॉर 36 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 36। अब एवरेज आवर फॉर 36 यूनिट लर्निंग कर्व इक्वेशन से आएगा, 1 2 4 8 16 32 64 हो जा रहा है, 36 बीच में आ नहीं रहा। तो लर्निंग कर्व इक्वेशन क्या कहता है, पहला वाला का टाइम विच इज़ 20 मल्टीप्लाइड बाई जितना x है, x मतलब 36 यूनिट्स इज द x, जितना यूनिट्स के लिए आपको लर्निंग का आंसर चाहिए, टू द पावर ऑफ लर्निंग इंडेक्स, टू द पावर ऑफ लर्निंग इंडेक्स विच इज़ -0.322 विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। सर कहाँ से मिला, क्वेश्चन में देख लिया था ना, 80% लर्निंग इंडेक्स इज़ -0.322, तो 36 टू द पावर लर्निंग इंडेक्स करना है। तो इसका वैल्यू भी दिया हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ यही है इस सब में, आजकल इंस्टीट्यूट सब वैल्यूज़ दे रहा है, इंटरेस्टिंग बात है। 0.3154, तो 20 इंटू 0.3154, so 20 into 0.3154 is coming 6.308, और ये सब में मल्टीप्लाई बाई 36 भी है, ठीक है। तो दिस इज कमिंग 36 से मल्टीप्लाई हो गए 6.308 इंटू 36 कितना आता है भाई, 6.308 इंटू 36 कर रहे तो 227.09 आ रहा है, 088 को 09 ले लिया, तो यहाँ पे इंक्रीमेंटल आवर्स आ गया 227.09 एंड टोटल आवर फॉर फर्स्ट 16 यूनिट्स आ गया 8.192 के हिसाब से, जो पहले मैं निकाला था इंटू 16। तो 8.192 इंटू 16 माइनस 227.09, 96.02। ओके, तो दिस इज फॉर 20 यूनिट्स फ्रॉम 17 to 36। सो 96.02 डिवाइडेड बाई 20 करा तो आपका आवर पर यूनिट आ जाएगा 4.80। अब इसके हिसाब से आप अपना नया कोटेशन निकाल दीजिए, रिपीट ऑर्डर का आ जाएगा। सो कोटेशन जो निकालना है उसमें मटेरियल सेम रहेगा, लेबर रेट इज 6, आवर विल बी 4.8, तो दिस इज कमिंग 28.8। वेरिएबल ओवरहेड रेट इज 0.5, आवर इज 4.8, तो ये आएगा 2.4। फिक्स्ड ओवरहेड रेट इज 5, ये 4.8, तो ये आएगा 24। इन सबको जोड़ दो, 20, 28.8, 2.4, 24, सो दिस इज कमिंग कितना आ रहा है, 20, 28.8, 2.4, 24, 75.2 आ रहा है, प्लस मार्कअप 20% बोला था, 20%, तो ये जोड़ के 15.04, 90.24 इज द कोटेशन फॉर इंक्रीमेंटल यूनिट्स। हो गया, तो सम वाज वेरी सिंपल। अगर लर्निंग कर्व प्रैक्टिस किया हुआ है तो दिस सम वाज आल्सो वेरी वेरी सिंपल, इजंट इट? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन में आ गए हम लोग, विच इज योर डिसीजन ट्री का क्वेश्चन। कुछ याद है डिसीजन ट्री? तो आइए 8A को करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, मिस्टर गुरबिक का फार्म ओनर इज सीरियसली कंसिडरिंग ड्रिलिंग ऑफ अ फार्म वेल। तो सीरियसली वर्ड बोलने का क्या है, ठीक है। इन द पास्ट ओनली 70% ऑफ वेल्स वेर ड्रिल्ड एंड वेर सक्सेसफुल एट 200 feet and in that area. Moreover, on finding no water at 200 feet, some persons drilled up to 250 feet
but only 20% struck water at 250 feet. ठीक है. The prevailing cost of drilling is 50 rupees per feet. The farm owner has estimated that in case he does not get his own well, he will have to pay 15,000 over next 10 years in present value terms to buy water from the neighbor. तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अगर ड्रिल किया और पानी नहीं मिला, नो वाटर, तो 15,000 लग जाएगा. और वर्सेस ड्रिल कर लिया तो ड्रिलिंग का कॉस्ट लगेगा which is at the rate of 50 rupees per feet, and you have two options, either drill up to 200 feet if you have got water, okay, if not then go up to 250 feet. यही बोल रहा है क्वेश्चन में. फिर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग डिसीजंस कैन बी ऑप्टिमल, डू नॉट ड्रिल अप टू 200 feet, इफ नो वाटर इज फाउंड एट 200 feet ड्रिल अप टू 250 feet. यू रिक्वायर टू ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट डिसीजन ट्री, आइडेंटिफाई द फार्म्स ओनर, स्ट्रेटजी अंडर एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू अप्रोच. इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू. देखो गाइज, मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि आप है ना एक बार इसको अपने से ट्राई करो. अगर नहीं करोगे ना तो ये कभी सीख नहीं पाओगे. डिसीजन ट्री का लिमिटेड क्वेश्चंस अपने पास है ना, मैट में भी कम क्वेश्चंस हैं, तो आप वो लिमिटेड क्वेश्चन से 100% नहीं भी सीख सकते हो, क्योंकि दिमाग क्या सोचेगा इस क्वेश्चन को पढ़ के, अगर उसको ट्री में बनाना नहीं आया तो नंबर नहीं मिलेगा. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू मेक ट्री फर्स्ट बाय योर सेल्फ एंड लर्न हाउ टू डू इट. गलत बनने दो, SGG करो और फिर देखो कहाँ पे सुधार का जरूरत था, क्या वर्ड मिसिंग हो गया पढ़ना, क्या अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ हो गया. तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, यहाँ पर आके दो केस है, ड्रिल करेंगे या फिर ड्रिल नहीं करेंगे. अगर ड्रिल नहीं करेंगे तो 15,000 लगेगा, ड्रिल करेंगे तो 10,000 लगेगा 200 फीट का. बट यहाँ पे दो केस होगा, क्या तो पानी मिलेगा या तो नहीं मिलेगा. वाटर, नो वाटर. वाटर मिलने का प्रोबेबिलिटी है 0.7, नहीं मिलने का प्रोबेबिलिटी है 0.3. मिल गया तो 10,000 लग गया, नहीं मिला तो क्वेश्चन ने बोला है फर्दर ड्रिल करेंगे. तो यहाँ पे क्या ना, फर्दर ड्रिल में ना ऑप्शन नहीं है, क्वेश्चन ने बोल दिया इफ नो वाटर इज फाउंड एट 200 फीट ड्रिल अप टू 250. फर्दर ड्रिल, डू नॉट फर्दर ड्रिल नहीं है, फर्दर ड्रिल करना ही है. ठीक है, फर्दर ड्रिल करना ही है. और फिर फर्दर क्या होगा, क्या तो पानी मिलेगा या तो पानी नहीं मिलेगा. वाटर, नो वाटर. तो वाटर का 0.8 0.2 ही है, फिर 0.8 है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. अब ये जो 0.2 है, अभी जो 0.2 है इसका क्या करना है, पानी मिल गया अगर तो कॉस्ट कितना लग गया 250 का, 12.5 लग गया है ना. ये 10,000 कैसे आ रहा है, एट द रेट 50 पर फीट इंटू 200. यहाँ पे आ रहा है एट द रेट 50 पर फीट इंटू 250. और अगर पानी नहीं मिला तो 250 तक का कॉस्ट आ गया. एक तो पानी नहीं मिला तो 250 तक का कॉस्ट आ गया. 250 का कॉस्ट 12.5 आएगा, प्लस जीवन भर पानी खरीदना पड़ेगा, 15,000 भी लगेगा, तो 27,500 आ गया. मतलब सारा मेहनत करके अगर पानी नहीं मिला तो 27,500 लग जाएगा, है ना. तो यहाँ पे क्या तो ये छूट जाता है, क्या तो ये छूट जाता है, इस पर ध्यान देना पड़ेगा. यहाँ का वर्किंग में कुछ ना कुछ छूट जाता है, क्या तो किसी का 12,500 क्लिक नहीं करता, किसी को 15,000 क्लिक नहीं करता. लोग तो उसका पानी नहीं मिला तो 15,000 दे दो, बट पानी नहीं मिला तो ड्रिलिंग कॉस्ट भी लग गया प्लस 15,000 भी लग जाएगा, राइट. तो दिस इज़ द डिसीजन ट्री. अब इसको एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू से सॉल्व करना है. तो हम लोग बैकवर्ड वर्किंग करते हैं. बैकवर्ड वर्किंग में पहले लास्ट वाला नोड को पकड़ेंगे. मान लो ये एक नोड है, यहाँ पे भी एक नोड बना दो. हर एक नोड का हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं. जैसे ये A है, ये B है, ये C है, इस नोड का नंबरिंग कर दो. दिस इज C, ABC कर दिया. तो अब हम लोग नोड C पे आ गए मान लो. सो नोड C पे कैसे आएंगे,
expected market value, it is 12,500 into 0.2 plus 27,500 into 0.8, तो ये कितना आएगा 12,500 इंटू 0.2 एम प्लस 27,500 इंटू 0.8 एम प्लस, तो ये आ रहा है 24,500. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू फॉर ड्रिलिंग अप टू 250 फीट. तो 250 फीट का अगर एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू 24,500 आ गया तो हम ये वैल्यू यहाँ पे डाल दें, राइट. दिस इज द एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू फ्रॉम द नोड सी. सो नाउ वी आर कमिंग टू नोड बी. नोड बी में एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या तो पानी आया, क्या तो पानी नहीं आया. अगर पानी आया तो 10,000 इंटू 0.7, 10,000 इंटू 0.7 प्लस 24,500 इंटू 0.3, ये कितना आएगा 10,000 इंटू 0.7, 24,500 इंटू 0.3, 14,350 आ रहा है. 14,350. ओके, तो ये पानी आया, पानी नहीं आया, 24,500 और 14,350, ये दो केस हम लोग को मिल गया. यहाँ पे आ गया 14,350. एक तरह से आप इसका जब बैक कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू खड़ा हो गया 14,350. सोचो इस तरह से वर्किंग हो रही है. आप ऐसे ना एरो बना सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाए रिवीजन में. सो 24,500 और 10,000 का एवरेज वैल्यू 14,350 आ गया. अब 14,350 और 15,000 में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है तो यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं निकाल सकते. तो बस आप नोड ए में जो आपके लिए बेस्ट है, हायर और लोअर के हिसाब से आप सोच सकते हैं. सिंस यहाँ पे आउटफ्लो की बात हो रही है तो लोअर द आउटफ्लो इज बेटर. लोअर ऑफ नोड बी एंड नोड सी शुड बी टेकन विच इज़ 14,350. तो देयरफॉर 14,350 अगर लोअर है तो क्या डिसीजन है, ड्रिल अप टू 200 फीट. मतलब ड्रिल तो करना ही है. और ड्रिल करने के बाद यहाँ पे हम लोगों के पास फिर दो ऑप्शन है. एक तरह से हम लोगों के पास दो ऑप्शन है कि क्या तो हम फर्दर ड्रिल, पानी मिल गया तो फर्दर ड्रिल करेंगे, पानी मिल गया तो फर्दर ड्रिल करने का ज़रूरत ही नहीं है, पानी नहीं मिला तो फर्दर ड्रिल करेंगे. बट फर्दर ड्रिल नहीं करेंगे ऐसा ऑप्शन यहाँ पे बोला ही नहीं है. क्वेश्चन ने सीधा बोला इफ नो वाटर इज फाउंड यू हैव टू ड्रिल अप टू 250 फीट. सो इफ यू आर चूजिंग टू ड्रिल अप टू 200 फीट और पानी नहीं मिला तो देन यू आर नॉट गोइंग टू से कि हम फर्दर ड्रिल नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे तो कंपल्शन डाल दिया और उसी हिसाब से इवैल्यूएशन हुआ है. तो इसमें ये आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो कि इफ वाटर नॉट फाउंड देन फर्दर ड्रिल अप टू 250 फीट. और उस पूरा का जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है 24,500 आ रहा है, फिर उसको भी कवर करके 14,350 आ रहा है. इट्स 14,350 वर्सेस 15,000. दैट मीन्स 14,350 इज कमिंग आफ्टर कंसिडरिंग द कॉस्ट ऑफ 250 फीट. तो आपका एक स्ट्रेटजी बन गया, फाइनल स्ट्रेटजी कि ड्रिल करना है और अगर पानी नहीं मिला तो फर्दर ड्रिल करना है. फर्दर ड्रिल नहीं करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं. तो दिस इज़ द डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्वेश्चन. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया. एंड डिसीजन ट्री बनाना सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हर बार एग्जाम में आ रहा है. प्रेजेंटेशन और भी कोई डिफरेंट तरीका से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ट्री ऐसा ही बनता है, थोड़ा बहुत एक ऊपर नीचे हो गया, वाटर वाला नीचे आ गया, नो वाटर वाला ऊपर आ गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है. अच्छा, अब लास्ट क्वेश्चन जो है ये मैं क्या बताऊँ, इसको तो अपने आप कर लो आप. रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन यूनिट मैनेजर्स to conduct 5 basic control functions. Discuss the said basic control functions. So control functions, if you remember, कहीं पे भी शुरू से पढ़ा रहे, बेसिक कंट्रोल या कॉस्ट कंट्रोल, वो सब में जो फंक्शंस होते हैं ना, वो यही होता है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस चाहिए या प्लान्ड परफॉर्मेंस चाहिए, प्लानिंग चाहिए, फिर एक्चुअल चाहिए, फिर उन दोनों का कंपैरिजन करके वेरिएंस चाहिए, फिर उस वेरिएंस को हम लोग एनालाइज करेंगे. यहाँ पे एनालिसिस बोल लो या रिस्पॉन्स ऑफ मैनेजमेंट टीम बोल लो, रिस्पॉन्स ऑफ टीम लो, और फिर करेक्शन करो और कंटिन्यू सच प्रोसेस अंटिल यू आर अलाइव. कंटिन्यू डूइंग इट.
है ना, करेक्शन करके कंटिन्यू कर लो। तो ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे अपने मैट में, आप उधर से भी देख के कर सकते हैं, सेशन आंसर में भी मिल जाएंगे। आई होप आपको ये फ्रूटफुल लगा हो, ये एक्सरसाइज जो मेहनत करके आपके साथ कर रहे हैं। और आप बस कई बार एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रखे हुए रहते हैं कि पूरा समझाओ पूरा समझाओ, वो गलत है आपका एक्सपेक्टेशन, है ना। जैसे कि आप सोच रहे कि इसके बहाने पूरा क्लास ही हो जाए, बट वो नहीं हो सकता है। बट एनीवे, मैं ये उम्मीद करके करा है कि हाँ, एक बार आपका सम्स नज़र से निकल जाए, कोई ट्रिक हो तो मेरे थ्रू और अच्छे से क्लियरली पता चल जाए। That's it. I hope you enjoyed. I also enjoyed solving it. It takes a lot of effort to do this, and I hope you'll appreciate it by sharing and by caring for me. Thank you.